इंट्रोडक्शन। दोस्तों, आज के दौर में हमारे लिए जो चीज सबसे जरूरी है वो है हमारी हेल्थ और मनी। मॉडर्न साइंस आज इतनी तरक्की कर रही है कि अब लगभग हर बीमारी का इलाज साइंस के पास आ गया है और अब तो लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ती जा रही है। जहां लोगों की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 60 से 65 साल थी, वही अब बढ़कर 70 से 75 साल हो गई है। वहीं अगर हम पैसे यानी मनी की बात करें तो आज भी वही इन्वेस्टिंग, पर्सनल फाइनेंस और बिजनेस प्लानिंग की ही बात होती है और इन चीजों को समझकर शायद ही कोई अच्छा इन्वेस्टर बना। ओवर द इयर्स हमने ये सीखा कि डॉक्टर कैसे बनते हैं, इंजीनियर कैसे बनते हैं, लॉयर कैसे बनते हैं। इन सब के बारे में हमने प्रॉपर पढ़ाई की और फिर इन स्किल्स को लर्न किया। लेकिन शायद ही कोई हो जिसने पर्सनल फाइनेंस को पढ़कर डेब्ट मैनेजमेंट की स्किल्स सीखी हो या जिसने बहुत पैसे सेव कर लिए हों। इसकी मेन वजह यही है कि हमने फाइनेंस को भी बाकी सब्जेक्ट्स की तरह ही समझा है। जैसे फिजिक्स में हम लॉ और रूल्स को समझते थे, ठीक इसी तरह हमने फाइनेंस को भी समझा। हमने फाइनेंस के फॉर्मूलाज और रूल्स सब याद कर लिए और यहीं पर हम गलती कर जाते हैं, क्योंकि फाइनेंस को फिजिक्स की तरह नहीं समझा जाता है, बल्कि फाइनेंस या यूं कहें हमें मनी की साइकोलॉजी को समझना होता है। दोस्तों नमस्कार, कुकू एफएम पर मैं हूं आरजे गौहर परवेज। आज हम जिस बुक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं उस बुक का नाम है साइकोलॉजी ऑफ मनी, टाइमलेस लेसन ऑन वेल्थ, ग्रीड एंड हैप्पीनेस और इसके ऑथर हैं मॉर्गन हॉसेल। दोस्तों, पैसा आपको हर जगह दिखेगा और पैसा ही हमारी लाइफ को अफेक्ट करता है और हमें कंफ्यूज भी करता है। हर इंसान का पैसे को लेकर अलग अलग परसेप्शन है और हर इंसान अपने अपने परसेप्शन के अकॉर्डिंग ही बिहेव करता है। ऑथर कहते हैं कि फाइनेंस को लेकर अक्सर हम यही सोचते हैं कि इसे भी बाकी सब्जेक्ट्स की तरह ही फॉर्मूलाज और रूल्स के हिसाब से समझा जा सकता है और अक्सर हम फाइनेंस को समझने के लिए कई सारे फॉर्मूलाज और रूल्स का यूज भी करते हैं। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा भी होता है कि सारे फॉर्मूलाज और रूल्स अप्लाई करने के बाद भी हम फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो पाते। इसकी वजह सिर्फ यही है कि हम फाइनेंशियली स्ट्रांग इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि हम फॉर्मूले तो सारे याद कर लेते हैं, लेकिन हम अपने अंदर वो एटीट्यूड और बिहेवियर डेवलप नहीं कर पाते हैं जो पैसे सेव करने के लिए हमारे काम आए। यानी आप पैसे को तभी सेव कर पाएंगे जब आप अपने अंदर के बिहेवियर को बदलेंगे। आप अपने अंदर ये साइकोलॉजी डेवलप करेंगे कि आपको वाकई में पैसे सेव करने हैं और आपको फाइनेंशियली फ्री होना है। दोस्तों, आज की इस बुक समरी को जब आप सुनेंगे तो आपको ये मालूम होगा कि साइकोलॉजी ऑफ मनी एक्चुअल में होती क्या है, किस तरह अपने बिहेवियर की वजह से ही हम रिच और पुअर बनते हैं। अक्सर हमारे मन में ये सवाल चलता है कि बिल गेट्स इतने अमीर कैसे हो गए? क्या बिल गेट्स अपने लक की वजह से अमीर हुए थे या फिर उन्होंने अमीर होने के लिए मेहनत की थी? आखिर कैसे दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स वॉरेन बफेट ने अपनी सारी वेल्थ 50 से 60 साल की एज के बाद बनाई? क्या पैसे को अट्रैक्ट करने के लिए हमें पैसे की तरफ भागने की जरूरत है? क्या पैसे को हम्बल बनकर अट्रैक्ट किया जा सकता है? इन सब सवालों का जवाब आज आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आपको साइकोलॉजी ऑफ मनी को समझाने के लिए कई सारी केस स्टडीज भी दी गई और उन केस स्टडीज से आपको ये मालूम होगा कि पैसा बचाने के लिए किसी भी तरह की टेक्निकल स्किल्स की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि पैसा सेव करना एक सॉफ्ट स्किल्स और आप आज उन सॉफ्ट स्किल्स के बारे में जान लेंगे। आज इस डिस्कशन में पैसों को लेकर आपका जो भी परसेप्शन है वो चेंज हो जाएगा। अगर आप अमीर दिखना नहीं बल्कि बनना चाहते हैं तो चलिए इस इंटरेस्टिंग डिस्कशन को आगे के एपिसोड्स में कंटिन्यू करते हैं। नो वंस क्रेजी। दोस्तों, हर इंसान का नेचर और बिहेवियर अलग अलग होता है और हर इंसान का सोचने का नजरिया भी एक दूसरे से काफी अलग अलग होता है। जो मेरी नजर में अच्छा है हो सकता है वही चीज आपकी नजर में खराब हो और जो चीज आपको अच्छी लगती है हो सकता है वो चीज मुझे कभी पसंद ही ना आए। यानी हम सबका परसेप्शन एक दूसरे से डिफरेंट होता है और अक्सर हम उस परसेप्शन के बेस्ड पर ही दुनिया को और लोगों को जज करते हैं। इसके अलावा लोगों के साथ अलग अलग एक्सपीरियंस भी होते हैं और उस बेसिस पर भी हम किसी पर्टिकुलर चीज के लिए अपना परसेप्शन बना लेते हैं। जिस तरह से अलग अलग चीजों को लेकर लोगों के परसेप्शंस होते हैं, ठीक पैसों को लेकर भी लोगों का अलग अलग परसेप्शन होता है। एक पुअर इंसान को महीने के 10,000 रुपए भी मिल जाएं तो उसके लिए वही बहुत बड़ी चीज होगी। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ 10,000 की शॉपिंग कर लेते हैं।
सच तो यही है कि हम बुकिश नॉलेज यानी किताबी ज्ञान से बहुत कम सीख पाते हैं, जितना हम अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। एक इंसान जिसका स्टॉक मार्केट में काफी लॉस हुआ, वही इस लॉस को एक्सपीरियंस कर सकता है और उस एक्सपीरियंस से ही वो सीख सकता है। इसी के रिगार्डिंग इकोनॉमिस्ट माइकल बेटनिक का कहना है कि लाइफ के लेसन को समझने से पहले उन्हें एक्सपीरियंस किया जाता है। 2006 में नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च के इकोनॉमिस्ट अल्ट्रिक मैंडमीर और स्टीफन नेगल ने कंज्यूमर फाइनेंसेस पर एक सर्वे किया था और इस सर्वे को करने का मकसद ये पता लगाना था कि ज्यादातर अमेरिकन्स अपने पैसों का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। थ्योरेटिकली लोगों को यही लग रहा था कि इस सर्वे में यही कंक्लूजन सामने आएगा कि ज्यादातर अमेरिकन्स अपने इन्वेस्टमेंट को अपने फाइनेंशियल गोल के हिसाब से प्लान करते हैं और जो भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन उनके सामने अवेलेबल है उसी हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन इस सर्वे में सरप्राइजिंग बात सामने आई और वो सरप्राइजिंग बात ये थी कि ज्यादातर अमेरिकन्स अपने फाइनेंशियल गोल के हिसाब से इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, बल्कि ज्यादातर अमेरिकन अपने इन्वेस्टमेंट को अपनी लाइफ में हुए एक्सपीरियंस के हिसाब से करते हैं। यानी पैसों को लेकर बचपन से लेकर जवानी तक उनका जो भी एक्सपीरियंस था वो उसी बेसिस पर इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपका बचपन महंगाई में गुजरा है तो आप अपने पैसे को बॉन्ड में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, और अगर अपने बचपन में आपने स्टॉक मार्केट को ग्रो करते देखा है तो यकीनन आप स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट करेंगे। और वहीं अगर आप स्टॉक मार्केट में लोगों को नुकसान उठाते हुए देखेंगे तो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। ऑथर कहते हैं कि हमारे अंदर रिस्क लेने की विलिंगनेस या पावर है, वो पावर हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ही लेते हैं, और ये पावर, ये विलिंगनेस हमें एजुकेशन या हमारी इंटेलिजेंस की वजह से नहीं मिली, बल्कि सिर्फ और सिर्फ हमारे एक्सपीरियंस की वजह से ही मिली है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि जब आप छोटे थे और आपके फादर ने अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को उधार पैसे दिए हों और वो पैसे उन्हें आज तक ना मिले हों, तो आपके मन में भी यही आएगा कि रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को कभी उधार नहीं देना चाहिए। इसी तरह अगर आपके फादर पर ज्यादा लोन हो और वो लोन को रिपे नहीं कर पाने की वजह से उन पर फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए, तो आपके मन में भी यही आएगा कि हमें लोन नहीं लेना चाहिए। यानी हम अपना फाइनेंशियल डिसीजन अपने एक्सपीरियंस के बेस पर ही बनाते हैं। ऑथर कहते हैं कि हम पैसों को लेकर जो भी डिसीजन लेते हैं उस डिसीजन को हम करंट मोमेंट में मिली इंफॉर्मेशन से जस्टिफाई करते हैं और उस डिसीजन को हम अपने यूनिक मेंटल मॉडल के हिसाब से ढाल लेते हैं। यानी एक इंसान जो भी अपना फाइनेंशियल डिसीजन लेता है, प्रेजेंट टाइम में उसके लिए वही डिसीजन सेंसिबल होता है। उसे यही लगता है कि जो फाइनेंशियल डिसीजन अभी वो ले रहा है वही उसके लिए बेहतर है, और अपने इस डिसीजन को वो क्यों ले रहे हैं और किस लिए ले रहे हैं, और इसके जवाब में वो आपको अपने फाइनेंशियल एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे। ऐसे लोग नॉर्मली मिस इन्फॉर्म होते हैं, या फिर उनके पास इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होती है, या फिर उन्हें बहका दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लॉटरी टिकट की बात करते हैं। ये लॉटरी टिकट मोस्टली गरीब लोग ही खरीदते हैं, और खरीदते वक्त उन्हें ये डिसीजन बड़ा ही अच्छा लगता है क्योंकि उन्होंने लॉटरी के थ्रू लोगों को अमीर बनते हुए देखा है। उनका मेंटल मॉडल इसी तरह से वर्क करता है कि अमीर मेहनत से नहीं बल्कि लॉटरी या सिर्फ गलत तरीके से पैसे कमा कर ही बना जा सकता है, और नतीजा यही होता है कि ऐसे लोग लॉटरी टिकट खरीदते हैं या फिर शॉर्टकट का यूज करते हैं। पैसों के साथ हमारा जो बिहेवियर होता है वो बड़ा ही क्रेजी और बचकानी चीजों से भरा होता है। जो आपके लिए पागलपन हो सकता है वो चीज मेरे लिए सेंसिबल हो। असल में हम में से कोई भी पैसे के मामले में बेवकूफ नहीं है, हम सभी चालाक हैं, लेकिन बस फर्क इतना ही है कि हम पैसों का इस्तेमाल अपनी लाइफ में हुए एक्सपीरियंस के हिसाब से ही करते हैं। इसलिए पैसों के मामले में किसी को बेवकूफ या पागल मत समझिए, बस यही समझिए कि ये जो भी चीज कर रहा है वो अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस की वजह से ही कर रहा है। लक एंड रिस्क। बिल गेट्स किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। दुनिया के सबसे अमीर में से एक बिल गेट्स को लगभग सभी जानते हैं। अक्सर हमारे दिमाग में ये सवाल उठता है कि आखिर
बिल गेट्स इतने अमीर हुए कैसे? इसे हम बिल गेट्स की कहानी से ही समझते हैं। बिल गेट्स 28 अक्टूबर 1955 में सीटल, वॉशिंगटन में बोर्न हुए थे और बचपन से ही इनका इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी की तरफ था। और जब ये 13 साल के हुए तो इनका एडमिशन लेक साइड स्कूल में करा दिया गया था। लेक साइड स्कूल पूरे सीटल में इकलौता स्कूल था जहां पर कंप्यूटर था। यहाँ तक कि सीटल की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में भी कंप्यूटर नहीं था। लेक साइड स्कूल में ही बिल गेट्स की दोस्ती पॉल एलन के साथ हो गई थी, जो बाद में बिल गेट्स के साथ माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बने। शुरुआती दौर में कंप्यूटर बच्चों के कोर्स का हिस्सा नहीं हुआ करता था, बल्कि इसे एज अ को करिकुलम एक्टिविटी के तौर पर लिया जाता। बिल गेट्स और पॉल एलन दोनों को ही कंप्यूटर में जबरदस्त इंटरेस्ट था और ये दोनों ही अपना खाली टाइम कंप्यूटर के सामने बैठकर बिताते थे और धीरे धीरे करके दोनों ही कंप्यूटर में एक्सपर्ट होते चले गए। दोनों ही कंप्यूटर पर कुछ वर्क कर रहे थे कि अचानक से पॉल एलन ने फॉर्च्यून मैगजीन उठाई और बिल गेट्स को दिखाई और कहा कि 500 फॉर्च्यून कंपनी में आना कितनी बड़ी बात होती होगी। इसके जवाब में 13 साल के बिल गेट्स ने कहा कि एक दिन हमारी भी कंप्यूटर कंपनी होगी और हमारी भी कंपनी 500 फॉर्च्यून में लिस्ट होगी और आज हम सभी माइक्रोसॉफ्ट के सक्सेस के बारे में जानते हैं। अब हमारे लिए सोचने वाली बात यह है कि जब बिल गेट्स ने यह बात कही तो उस वक्त 13 साल की उम्र के पूरी दुनिया में 303 मिलियन बच्चे थे। यूएसए में कुल 18 मिलियन बच्चे थे जिनकी एज 13 साल थी। न्यूयॉर्क में कुल 2,70,000 बच्चे थे जिनकी उम्र 13 साल थी और लेक साइड में सिर्फ 300 ही बच्चे थे जिनकी एज 13 साल की थी। यानी उस वक्त पूरी दुनिया के 303 मिलियन बच्चों में से सिर्फ एक बिल गेट्स ही थे जिन्हें कंप्यूटर की इतनी नॉलेज थी और जो 13 साल की एज में कंप्यूटर खरीदने के लिए कैपेबल थे और जिनके मन में कंप्यूटर कंपनी बनाने का ख्याल आया। बिल गेट्स का यह मानना था कि अगर उनकी लाइफ में लेक साइड नहीं होता तो शायद माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होता। यानी हम ये क्लियरली कह सकते हैं कि आज अगर बिल गेट्स इस मुकाम पर हैं तो कहीं ना कहीं अपने स्ट्रॉन्ग लक की बदौलत ही हैं। हालांकि इस बात से भी हम डिनाई नहीं कर सकते कि वो हार्ड वर्किंग नहीं है, वो बिल्कुल हार्ड वर्किंग है, लेकिन उन्हें इस मुकाम पर लाने वाला सिर्फ उनका लक था। अब हम बात करते हैं बिल गेट्स के एक और फ्रेंड केंट इवांस की। बिल गेट्स और इवांस की फ्रेंडशिप तब हुई जब बिल गेट्स 8th ग्रेड में थे। बिल गेट्स, पॉल एलन और केंट इवांस तीनों ही बचपन से ये सपना देखते थे कि एक दिन तीनों मिलकर कंपनी बनाएंगे। यहाँ तक कि तीनों ये भी डिस्कस करते थे कि कौन सीईओ बनेगा और कौन मैनेजर। लेकिन दोस्तों, किस्मत का कुछ अलग ही प्लान था। माउंटेनियरिंग करने के दौरान केंट इवांस की डेथ हो गई। हैरत की बात यह थी कि पूरे यूएसए में माउंटेनियरिंग करने के दौरान सिर्फ 36 लोग की ही डेथ होती थी और माउंटेनियरिंग में 1 मिलियन में से सिर्फ 1 लोग की ही डेथ होने के चांसेस रहते हैं। जहां बिल गेट्स के पास लक था, वहीं केंट इवांस की किस्मत में रिस्क आया। केंट इवांस ने उस रिस्क को फेस किया जो लाखों लोगों में से किसी एक को मिलता है। बिल गेट्स और केंट इवांस दोनों ही की एनर्जी सेम थी, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था और दोनों के ख्वाब भी सेम थे, लेकिन दोनों के डायरेक्शन अलग हो गए थे। ये सच है कि लक और रिस्क आपस में सिबलिंग है, यानी दोनों ही भाई बहन जैसे हैं और दोनों ही एक जैसे ही होते हैं। अगर आपको यकीन करना हो तो आपको दोनों पर ही यकीन करना होगा। लक और रिस्क, ये दोनों फैक्टर्स हमारी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा हैं। कभी हमारा लक हमारे साथ रहता है तो कभी हम रिस्क में रहते हैं, लेकिन हमारे लिए दोनों को ही मेजर करना और दोनों को ही एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है। ऑथर कहते हैं कि अगर हम किसी वेल्दी को देखें तो हमें बिल्कुल भी ये अंदाजा नहीं लगाना चाहिए कि इसकी जो वेल्थ है वो इसने कड़ी मेहनत करके बनाई है। हो सकता है कि उसकी वेल्थ को पाने के लिए उसके लक ने उसका साथ दिया, या फिर अगर हम किसी वेल्दी इंसान को देखें तो हम ये परसेप्शन ना बनाएं कि इसे लक की वजह से वेल्थ मिली। हो सकता है उस इंसान ने उस वेल्थ को पाने के लिए जबरदस्त रिस्क लिया हो। सो बेसिकली यही है कि हमें बिल्कुल भी किसी की वेल्थ के बारे में परसेप्शन नहीं लगाना चाहिए। कोई अपनी किस्मत की वजह से ये बन जाता है तो कोई और जबरदस्त मेहनत करके अमीर बनता है। पैसे की ये खासियत है कि ये दोनों ही लोगों के पास आ सकता है।
नेवर इनफ। दोस्तों, अगर आपको भूख लगी हो और आपके सामने खाने की टेबल लगी और आपसे ये कहा जाए कि आपकी जो मर्जी हो वो आप खा सकते हैं और चाहे जितना खा सकते हैं। नॉर्मली जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो एक इंसान अपनी भूख से ज्यादा खाने लगता है और जिसका नतीजा ये होता है कि उस इंसान का पेट खराब हो जाता है या फिर वोमिटिंग करने लगता है। खाने की टेबल को देखकर उसे ये अंदाजा ही नहीं होता कि उसे कितना खाना है और कितना नहीं। ठीक इसी तरह का बिहेवियर हम पैसे के साथ भी करते हैं। जब हमारे पास पैसे का फ्लो बनने लगता है तो हम यही सोचते रहते हैं कि हमारे पास और ज्यादा पैसा है। और ज्यादा पैसे कमाने के लिए हम रिस्क पर रिस्क लेते चले जाते हैं। हम लालच में आ जाते हैं। हमें ये मालूम ही नहीं होता कि हमें कहां पर खुद से इनफ बोल देना चाहिए। जितने भी लोग अमीर हुए हैं वो कभी भी पैसे के पीछे नहीं भागते, बल्कि वो पैसे को अट्रैक्ट करते हैं अपनी मेहनत से, अपनी समझदारी से, और वो खुद को ज्यादा पैसे कमाने से रोकते भी हैं। और शायद यही वजह है कि उनके पास और पैसा आता ही जाता है। इस बात को डीपली समझाने के लिए ऑथर हमें रजत गुप्ता का एग्जाम्पल देते हैं। रजत गुप्ता कोलकाता में बॉर्न हुए थे, यानी पैदा हुए थे, और टीनेज में पहुंचते पहुंचते ये पूरी तरह से अनाथ हो चुके थे। लेकिन आगे चलकर जो उन्होंने अचीव किया वो वाकई में सरप्राइजिंग था। मिड 40s तक पहुंचते पहुंचते रजत मैकिन्से कंपनी के सीईओ बन गए थे। मैकिन्से दुनिया की सबसे बड़ी कंसल्टिंग फर्म है। मैकिन्से से 2007 में रिटायर्ड होने के बाद रजत को यूनाइटेड नेशन और इकोनॉमिक फोरम में भी काफी अहम रोल मिला, और रजत ने बिल गेट्स के साथ भी मिलकर कई सारे प्रोजेक्ट्स पर काम भी किया था। यानी ओवरऑल रजत एक प्रेस्टिजियस लाइफ को जी रहे थे, और सभी के लिए ये सीखने वाली बात थी कि एक इंसान जो स्लम में पैदा हुआ, उसका उठना बैठना दुनिया के बड़े बड़े लोगों के साथ था। 2008 तक रजत गुप्ता की वेल्थ $100 मिलियन हो गई थी। यह अमाउंट इतना था कि इस अमाउंट से रजत जो चाहते वो कर सकते थे। लेकिन रजत की ख्वाहिश कुछ और ही थी। वो मिलेनियर तो थे, लेकिन अब वो बिलियनियर बनना चाहते थे। रजत लगभग 5 कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल थे। इसके अलावा बिलियनियर बनने की ख्वाहिश को भी पूरा करने के लिए रजत गुप्ता साइड हसल भी करने लगे, यानी एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने के तरीके का इस्तेमाल करने लगे। रजत शेयर ट्रेडिंग भी जमकर करने लगे थे। उन्हें किसी ने टिप दी कि वॉरेन बुफेट बैंक के सर्वाइवल के लिए $5 बिलियन का फंड देने वाले हैं। रजत गोल्डमैन सैच्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल थे। गोल्डमैन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की फील्ड में काफी बड़ा नाम थी। रजत को जब ये पता चला कि वॉरेन बफेट गोल्डमैन बैंक में इन्वेस्ट भी करने वाले हैं, तो उन्होंने फंड मैनेजर राज राजारत्नम को फोन करके बताया, और फिर राज राजारत्नम ने अपने लिए और रजत गुप्ता के बिहाव पर गोल्डमैन के टोटल 1,75,000 शेयर खरीद लिए, और फाइनली गोल्डमैन के शेयर के प्राइस बढ़ गए। रजत ने इस टोटल 17 मिलियन का प्रॉफिट कमाया, और राजा रत्नम ने $1 मिलियन का प्रॉफिट कमाया। जब ये बात सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन को पता चली तो इनसाइडर ट्रेडिंग के एलिगेशंस में रजत गुप्ता और राजा रत्नम दोनों को ही जेल हो गए। जो रेपुटेशन रजत ने इतने सालों से कमाई थी वो सब कुछ थोड़ी ही दिनों में मिट्टी में मिल गई। अगर ऑथर की माने तो आपको अपने पास ऐसे कई सारे एग्जाम्पल मिलेंगे जिनके पास पैसे की कोई भी कमी नहीं रहती है, लेकिन फिर भी वो ज्यादा से ज्यादा कमाने के चक्कर में खुद को ही बर्बाद कर देते हैं। और इसकी सिर्फ यही वजह है कि उन्हें साइकोलॉजी ऑफ मनी नहीं पता होती। जब आपके पास बहुत ज्यादा पैसे आ जाएं, तो एक ऐसा टाइम आता है जहां पर आपको इनफ बोलना पड़ता है। अगर आप खुद को रोकेंगे नहीं तो आप पैसों के जाल में फंसते चले जाएंगे, और नतीजा ये होगा कि आप अपनी इज्जत भी गंवाएंगे और अपना पैसा भी। आपको 4 चीजें हमेशा ध्यान में रखनी होंगी। पहली है, द हार्डेस्ट फाइनेंशियल स्किल्स इज गेटिंग द गोल पोस्ट मूविंग। यानी जब आपके पास ज्यादा पैसा आ जाए तो आपको ज्यादा का लालच नहीं करना चाहिए। आपको धीरे धीरे आगे के गोल पर काम करना चाहिए। एम्बिशन पर ज्यादा सेटिस्फेक्शन पर फोकस करना चाहिए। जितनी तेजी से आप पैसे की तरफ भागेंगे उतनी ही तेजी से पैसा आपसे दूर भागेगा। इसलिए जरूरी यह है कि आप धीरे धीरे पैसे की तरफ जाएं और पैसे से सेटिस्फाइड होना सीखें।
दूसरी है सोशल कंपैरिजन इज द प्रॉब्लम हियर। अपनी वेल्थ का, अपनी इनकम का कंपैरिजन किसी और से बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि सोशल कंपैरिजन एक ऐसी लड़ाई है जो कोई भी जीत नहीं सकता, और ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होती, लेकिन इसे खोलते खेलने वाला हारता जरूर है। आप अपने पैसे का कंपैरिजन करके खुद को ही मेंटली परेशान करते हैं। तीसरी है इनफ इज नॉट टू लिटिल। इनफ के थ्रू आपको ये रियलाइज करना होता है कि अगर आपने अपने आप को ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने के लिए पुश किया, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर आपको रिग्रेट होगा। जैसे हमने शुरू में कहा था कि आप उतना ही खाना खाइए जितना कि आप डाइजेस्ट कर सकें। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आपको कहां पर खुद को रोकना है। और चौथी है देयर आर मेनी थिंग्स नेवर वर्थ रिस्किंग नो मैटर द पोटेंशियल गेन। रजत गुप्ता जब जेल से छूटे तो उन्होंने यही स्टेटमेंट दिया था कि हमें किसी चीज से अटैचमेंट नहीं रखनी चाहिए, वो चाहे रेपुटेशन की अटैचमेंट हो या पैसों की अटैचमेंट हो। कुछ ऐसी चीजें हैं जो इनवैल्यूएबल हैं, जैसे हमारी फैमिली, सोसाइटी में हमारी रिस्पेक्ट, फ्रीडम और इंडिपेंडेंस। ये सभी चीजें हमें बड़ी ही मुश्किल से मिलती हैं, और हमें तभी रिस्क लेना चाहिए जब हमें ये लगे कि हमारे रिस्क लेने से इन इनवैल्यूएबल चीजों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आप जरा खुद सोचिए कि ऐसा रिस्क लेने से क्या फायदा जहां पर आपकी इज्जत दांव पर लगे, या फिर आपकी फैमिली को प्रॉब्लम हो जाए, या आपकी फ्रीडम खत्म हो जाए। इसलिए जब भी कोई रिस्क लें तो इन सब चीजों के बारे में जरूर सोचें। सेटिस्फाई होना सीखें और पैसे को अट्रैक्ट करना सीखें। और पैसे को आप अट्रैक्ट तभी कर पाएंगे जब आप उसके पीछे भागना छोड़ देंगे। कॉन्फाउंडिंग कंपाउंडिंग। दोस्तों, एग्जाम से पहले एक रात पढ़ाई करके आप अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं, लेकिन टॉपर बनने के लिए आपको लगातार रोजाना पढ़ाई करनी होती है। आप सिर्फ एक दिन पढ़कर टॉप नहीं कर सकते। अगर आपको कोई कंपटीशन एग्जाम बीट करना हो तो उसके लिए एक ही दिन की पढ़ाई काफी नहीं होती, बल्कि आपको हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ना होता है। तभी जाकर आप कंपटीशन बीट कर पाते हैं। ठीक इसी तरह का कॉन्सेप्ट पैसे के साथ भी। पैसा उसी को अपनी तरफ खींचता है जो उसके पीछे लगातार कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करता जाता है। अगर आपको सही मायने में वेल्दी होना है तो आपको रोजाना पैसे कमाने के लिए मेहनत करनी होगी। अक्सर लोग जल्दी से अमीर बनने की सोचते हैं, और जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में वो लोग गलत तरीकों का इस्तेमाल करने लगते हैं, और नतीजा ये होता है कि जितनी तेजी से वो पैसा कमाते हैं उतनी ही तेजी से उनका पैसा चला भी जाता है। उन्हें पैसे की साइकोलॉजी पता नहीं होती। उन्हें ये नहीं मालूम होता कि पैसा उनसे अट्रैक्ट होता है जो उसे पाने के लिए हर दिन मेहनत करते जाते हैं। हम छोटी छोटी चीजों को करके ही बड़ी चीजों को पा सकते हैं, और छोटी चीजें करके बड़ी चीज पाने को ही कंपाउंडिंग कहते हैं। इस बात को ऑथर हमें एग्जाम्पल देकर समझाते हैं कि अगर आपका अपना वजन कम करना चाहते हैं तो आपका वजन एक ही दिन में कम नहीं हो जाएगा। आपको अपने वजन को कम करने के लिए डेली जिम जाना होगा और डेली एक्सरसाइज करनी होगी। जब आप डेली ये सभी प्रोसेस करेंगे तभी आपका वजन कम हो पाएगा। इस बात को सही तरह से समझने के लिए हम वॉरेन बफेट का एग्जाम्पल लेते हैं। वॉरेन बफेट के ऊपर लगभग 2000 किताबें लिखी जा चुकी हैं। ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अच्छे इन्वेस्टर्स में से एक हैं। नो डाउट, इस बात पर किसी को कोई शक नहीं है, लेकिन कुछ ही राइटर्स ऐसे हैं जो ये मेंशन करते हैं कि वॉरेन बफेट ने इन्वेस्टिंग की शुरुआत कब से की थी। बहुत कम ही लोग जानते हैं कि वॉरेन बफेट जब लगभग 10 साल के थे तभी से उन्होंने इन्वेस्टिंग की शुरुआत कर दी थी। अभी फिलहाल वॉरेन बफेट की नेट वर्थ $85 बिलियन के आसपास है, और इस $85 बिलियन में से $84.5 बिलियन उन्होंने तब कमाए थे जब उनकी उम्र 50 साल के पार हो गई थी, और $81.5 बिलियन उन्होंने तब कमाए जब वो अपने मिड 60s में थे। यानी 40 साल तक उनकी कमाई कोई खास नहीं थी, लेकिन वो लगातार इन्वेस्टमेंट करते चले गए। 40 साल की मेहनत का नतीजा उन्हें तब मिला जब उनकी एज 50 से ज्यादा हो गई थी। यानी वॉरेन बफेट की कमाई कंपाउंडिंग प्रोसेस के थ्रू हुई। अक्सर हमारे साथ यही होता है कि हम शुरू में बड़े ही जोश खरोश के साथ मेहनत करते हैं, लेकिन जब हमें इसका रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता तो हम हिम्मत हारने लगते हैं। ठीक इसी तरह जब हम अपने पैसे को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और कुछ दिनों के बाद
जब हमें इन्वेस्ट किए हुए पैसे में प्रॉफिट नहीं दिखाई देता तो हम इम्पेशेंट होकर उस शेयर को कम दाम में बेच देते हैं। ऑथर बताते हैं कि कंपाउंडिंग को आप इफेक्टिव तरीके से कर सकते हैं जब आपके अंदर पेशेंस होगा। इसी तरह जब हम बिजनेस की शुरुआत करते हैं और उस बिजनेस की शुरुआत में हमें प्रॉफिट नहीं होता तो हम बेचैन यानी रेस्टलेस होने लगते हैं और नतीजतन उस बिजनेस को हम बंद कर देते हैं। वॉरेन बफेट रिचेस्ट इन्वेस्टर जरूर हैं, लेकिन उन्हें ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर नहीं माना जाता। जिम साइमंस ने 1988 से 66% एनुअली अपनी इनकम को कंपाउंड किया है, जबकि वॉरेन बफेट ने 22% एनुअली अपने पैसे को कंपाउंड किया है। सरप्राइजिंगली साइमन की नेटवर्थ $21 बिलियन है और जबकि वॉरेन बफेट की $85 बिलियन है, यानी बफेट 75% ज्यादा वेल्दी हैं साइमन से। जब साइमन इतने अच्छे इन्वेस्टर हैं तो इनकी नेटवर्थ वॉरेन बफेट से इतनी कम क्यों है? इसका सिंपल सा आंसर ये है कि साइमन ने इन्वेस्टिंग की शुरुआत 50 की उम्र से की थी, यानी बफेट के 40 साल बाद। अगर उन्होंने भी बफेट की तरह 10 साल की उम्र से इन्वेस्टिंग की शुरुआत की होती तो आप सोच ही नहीं सकते हैं कि इस वक्त उनकी करंट नेटवर्थ क्या हो सकती। बफेट और साइमन की नेटवर्थ का डिफरेंस आगे भी शायद ऐसा ही रहे। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप 9 + 9 + 9 + 9 यानी 9 को 8 टाइम ऐड करें तो आप इसे फौरन ऐड करके इसका आंसर 72 बता देंगे। और वहीं अगर मैं आपसे कहूं कि अब आप ऐड ना करके मल्टीप्लाई करें, यानी 9 × 9 × 9 × 9 यानी 9 को आपस में 8 टाइम मल्टीप्लाई करने को कहा जाए तो आप इसे फौरन नहीं कर पाएंगे और मल्टीप्लाई करने पर इसका आंसर 134217728 आएगा। आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि ऐड करने में आपको क्या आंसर मिला था और मल्टीप्लाई करने में आपको क्या आंसर मिला। अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो कंपाउंड का मतलब मल्टीप्लाई करना ही होता है। इसका मतलब यही हुआ कि आपको अपने पैसों को जोड़ना नहीं है बल्कि उसे मल्टीप्लाई करते जाना है, यानी आपको पैसे से ही पैसा बनाना है, और वो चाहे आप बिजनेस करके करें या फिर किसी इन्वेस्टमेंट के थ्रू करें। और हमेशा ये ध्यान रखें कि कंपाउंडिंग का नतीजा आपको फौरन नहीं मिलता बल्कि इसका नतीजा आपको धीरे धीरे मिलता है और इसका नतीजा ऐसा होता है जिसे देखकर आप खुद हैरान हो जाएंगे। इसलिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जरूरी नहीं कि आप बहुत बड़े अमाउंट से इन्वेस्ट करें, आप छोटे अमाउंट से भी इन्वेस्ट की शुरुआत कर सकते हैं। एट लास्ट हम ये कहेंगे कि अगर आप अपनी तरफ पैसों को खींचना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर पेशेंस डेवलप करना होगा और पैसे के लिए कंसिस्टेंट हार्ड वर्क करना होगा और पैसे को कंपाउंड करते रहना होगा, क्योंकि तभी आप पैसे को जीत पाएंगे, यानी तभी आप वेल्दी बन पाएंगे। गेटिंग वेल्दी और स्टेइंग वेल्दी। दोस्तों, आज के दौर में अगर देखा जाए तो पैसा कमाना सबसे आसान है। आप इस डिजिटल एरा में सोशल मीडिया के थ्रू पैसे कमा सकते हैं। आप अपना YouTube चैनल बनाकर पैसे कमा सकते हैं, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर पोस्ट अपलोड करके पैसे कमा सकते हैं, या फिर अमेज़न या शॉपिंग ऐप पर प्रोडक्ट बेचकर पैसे कमा सकते हैं। यानी आज के इस टाइम में पैसे कमाने के ऑप्शंस बहुत सारे हैं। जितना आज के दौर में पैसा कमाना आसान है उतना ही इसे बचाना मुश्किल है। वेल्दी होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन वेल्दी बने रहना बहुत ही डिफिकल्ट है। चलिए इस बात को हम एक केस स्टडी के थ्रू डीपली समझते हैं। जेस लिवरमोर, जिनका जन्म 1877 में हुआ था, इन्हें अपने दौर का ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर माना जाता था और ये उस टाइम प्रोफेशनल इन्वेस्टर बन गए थे जब इन्वेस्टिंग के बारे में कोई ज्यादा जानता तक नहीं था। सिर्फ 30 साल की उम्र में ही लिवरमोर ने $100 मिलियन की नेटवर्थ बना ली थी। 1929 के दौरान लिवरमोर स्टॉक मार्केट की दुनिया में जाना पहचाना नाम बन गए थे और उसी दौरान स्टॉक मार्केट भी पूरी तरह से क्रैश हो गई थी, जिसकी वजह से इकोनॉमी डिप्रेशन में चली गई थी। अक्टूबर 1929 तक स्टॉक मार्केट की हालत और खराब हो गई। ज्यादातर इन्वेस्टर्स और स्पेकुलेटर्स जबरदस्त फाइनेंशियल लॉस में आ गए थे और जिसकी वजह से कई इन्वेस्टर्स और स्पेकुलेटर्स सुसाइड करने लगे थे। लिवरमोर की वाइफ डोरा दी इन्वेस्टर्स के सुसाइड करने के इंसिडेंट से काफी परेशान थी
और एक दिन लिवरमोर घर काफी देर में पहुंचे। घर देर में पहुंचने की वजह से लिवरमोर की वाइफ डोराथी काफी परेशान हो गई थी, लेकिन लिवरमोर को देखकर उन्हें सुकून मिला और उन्होंने लिवरमोर को अपने परेशान होने की वजह बताई। तो उन्होंने उन्हें बताया कि इस स्टॉक मार्केट के क्रैश में उन्हें बहुत फायदा पहुंचा है और लिवरमोर ने सिर्फ एक ही दिन में कई मिलियन डॉलर कमा लिए थे। लिवरमोर ने वाइफ डोराथी से यह भी कहा कि हम वेल्दी ही रहेंगे हमेशा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तो जहां लिवरमोर की फैमिली खुश थी, वहीं एक और फैमिली जो उस दिन खुश नहीं थी, अब्राहम जर्मेंस्की की फैमिली। अब्राहम एक मल्टी मिलेनियर्स रियल एस्टेट डेवलपर थे, जिन्होंने 1920 की इकोनॉमी के बढ़ने के दौरान रियल एस्टेट के थ्रू जमकर पैसे कमाए थे और उसी दौरान स्टॉक मार्केट भी काफी बूम पर थी और इसी का फायदा उठाते हुए स्टॉक मार्केट से भी काफी सारे पैसे कमाए थे। 1929 के मार्केट क्रैश के दौरान जब ज्यादातर इन्वेस्टर्स और स्पेकुलेटर्स सुसाइड कर रहे थे, तो उसी दौरान जर्मेंस्की की वाइफ को भी टेंशन होने लगी और जब एक रात उनके वो घर नहीं पहुंचे तो उनकी वाइफ ने पुलिस में मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज करा दी और अगले दिन इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि जर्मेंस्की ने भी बाकी इन्वेस्टर्स की ही तरह सुसाइड कर ली है। इत्तेफाक देखिए कि 1929 के स्टॉक मार्केट क्रैश ने एक को दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना दिया था और दूसरे को इतना नुकसान पहुंचाया कि उसे सुसाइड करने पर मजबूर होना पड़ा। 1929 के स्टॉक मार्केट क्रैश की वजह से लिवरमोर दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक बन गए थे। वहीं इसी क्रैश ने रिचेस्ट रियल एस्टेट डेवलपर जर्मेंस्की की जान ले ली थी। 1929 के स्टॉक मार्केट क्रैश से कमाए पैसे ने लिवरमोर के अंदर कॉन्फिडेंस भर दिया था, जिसकी वजह से वो स्टॉक मार्केट में ज्यादा से ज्यादा बेट लगाने लगा था। ठीक 4 साल बाद यानी 1933 में लिवरमोर ने भी सुसाइड कर ली थी, क्योंकि लिवरमोर ने स्टॉक मार्केट में इतना पैसा लगा लिया था कि उसे बहुत ही ज्यादा नुकसान हो गया था। लिवरमोर और जर्मेंस्की दोनों की डेथ पीरियड अलग अलग था, लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन थी, दोनों थे वेल्दी, लेकिन वेल्दी बनकर रह नहीं पाए, यानी दोनों ने ही पैसे कमाए लेकिन पैसे को बचा नहीं पाए। ऑथर कहते हैं कि पैसे कमाने के लिए आपको रिस्क लेना होता है, आपको होपफुल और ऑप्टिमिस्टिक होना पड़ता है और पैसे कमाने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होता है, लेकिन कमाए हुए पैसे को बचाने के लिए आपको रिस्क से बचना होता है, अपने अंदर ह्यूमिलिटी रखनी होती है। इसके अलावा आपके अंदर डर भी होना चाहिए, आपके अंदर ये डर होना चाहिए कि आपने इतनी मेहनत करके जो पैसे कमाए हैं वो कभी भी खत्म हो सकते हैं, आपको कभी भी नुकसान हो सकता है। ज्यादातर वेल्दी लोग इसी माइंडसेट के साथ चलते हैं और शायद इसलिए जितने भी वेल्दी लोग हैं वो बिल्कुल सिंपल लाइफ जीते हैं और अपने पैसे को बिल्कुल सोच समझ कर खर्च करते हैं। वेंचर कैपिटल फर्म सेक्वोइया कैपिटल के हेड माइकल मोरिट्ज से जब पूछा गया कि वो अभी तक मार्केट में किस तरह से बने हुए हैं, उनकी कंपनी का अभी तक मार्केट में लगातार टिके रहने का रीजन क्या है, इसका जवाब देते हुए माइकल ने कहा कि डर की वजह से ही वो आज सेक्वा कैपिटल अभी तक टिकी हुई है। मोरिट्स का ये मानना है कि उन्हें ये डर रहता है कि अगर आज उन्होंने पैसे कमाए तो जरूरी नहीं है कि कल भी उसी तरह वो पैसे कमा पाएंगे। अगर आज उनके साथ चीजें अच्छी हो रही हैं तो जरूरी नहीं है कि कल भी सब चीजें उनके साथ अच्छी ही हों। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे अंदर अगर सर्वाइवल का डर नहीं होगा तो शायद हम ज्यादा दिनों तक वेल्दी नहीं रह पाएंगे। ऑथर के हिसाब से वेल्दी बने रहने के लिए हमें अपने अंदर सर्वाइवल माइंडसेट रखना होगा और इसे आप 3 तरीके से देख सकते हैं। पहला यह है कि आपको ये सोचना होगा कि आप फाइनेंशियली अनब्रेकेबल हैं। अगर आप फाइनेंशियली अनब्रेकेबल हैं तो आपको हमेशा बड़ा रिटर्न मिलेगा और आपको बड़ा रिटर्न तभी मिल पाएगा जब आप लॉन्ग टर्म के लिए सरवाइव कर पाएंगे। दूसरा यह है कि आपको प्लानिंग बनाकर चलना होगा। जी हाँ, सर्वाइवल माइंडसेट रखने के लिए प्लानिंग करना बेहद जरूरी है। एक प्लान तभी यूजफुल होगा जब ये रियलिटी सरवाइव कर जाए। तीसरा यह है कि आपको ऑप्टिमिस्टिक पर्सनैलिटी रखनी होगी। जब आप ऑप्टिमिस्टिक पर्सनैलिटी रखते हैं तो आपके अंदर सर्वाइवल माइंडसेट आने लगता है। ऑप्टिमिस्टिक होने पर आपके अंदर बिलीफ भी आता है कि आप कैसी भी सिचुएशन में सरवाइव कर लेंगे। हमेशा ये ध्यान रखें कि पैसा कमाना मुश्किल नहीं है,
बल्कि उस पैसे को बचाए रखना मुश्किल है। इसलिए जब आप पैसे कमा लें तो आपको यही कोशिश करनी चाहिए कि उस पैसे को कैसे बचाएं, और आप पैसे बचाकर ही पैसे को अपनी ओर तेजी से अट्रैक्ट कर सकते हैं। टील्स यू विन। दोस्तों, हम अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजों को करते रहते हैं और बहुत सारे प्लान बनाते रहते हैं, लेकिन इनमें से कुछ प्लान सक्सेसफुल होते हैं और कुछ प्लान में हमें फेलियर मिलती है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी सक्सेसफुल इंसान को देखते हैं तो हम सिर्फ उसकी सक्सेस के बारे में ही सोचते हैं, लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि उस सक्सेस को पाने के लिए वो इंसान कितनी बार फेल हुआ होगा। हॉलीवुड के मशहूर एक्टर ब्रैड पिट को 30 साल लगातार काम करने के बाद स्टार गिल्ड बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। टाइटैनिक के हीरो लियोनार्डो डिकाप्रियो को बेस्ट एक्टर के लिए ऑस्कर नॉमिनेशन 5 बार मिला, लेकिन जीता उन्होंने एक ही बार। हमें नहीं पता कि हम जिस भी काम को कर रहे हैं उसमें हमें कितनी सक्सेस मिलेगी। कुछ ऐसे काम होते हैं जिसमें हम कामयाब होते हैं, तो कुछ काम ऐसे भी होते हैं जिनमें हम फेल हो जाते हैं। बिजनेस और इन्वेस्टिंग में चीजें इसी तरह से काम करती हैं। आप जितने भी इन्वेस्टर्स को देखेंगे उन्हें सक्सेस से ज्यादा फेलियर मिली होगी, और वो इस चीज को भी एक्सेप्ट करते हैं। वो ये मानकर चलते हैं कि उन्हें फेलियर ज्यादा मिलेगी, लेकिन उनकी नजर मेजॉरिटी आउटकम पर होती है। यानी उनके मन में कहीं ना कहीं ये चलता है कि सक्सेस होने पर उन्हें क्या मिलेगा। अगर ब्रैड पिट शुरू में अवार्ड ना मिलने की वजह से एक्टिंग छोड़ देते तो क्या वो इतने पॉपुलर एक्टर होते, और क्या उन्हें 30 साल के बाद बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलता। ब्रैड पिट को ये समझ आ गया था कि आपके कुछ प्रोजेक्ट चलते हैं और कुछ नहीं, लेकिन आपको लगातार काम करते रहना चाहिए। आपको अपने एम की ओर लगातार बढ़ते रहना चाहिए। आपको टेल के बारे में सोचना चाहिए, यानी एंड रिजल्ट के बारे में सोचना चाहिए। ऑथर कहते हैं कि आप अपने आसपास जो भी प्रॉफिटेबल, फेमस और इन्फ्लुएंशियल चीजों को देखते हैं वो टेल इवेंट का ही नतीजा होता है। यानी उस चीज को अचीव करने के लिए लाखों एफर्ट्स किए जाएंगे। जब हम अपना फोकस टेल इवेंट पर करने लगते हैं तो हमारे सामने कोई भी ऑब्स्टिकल या कोई भी परेशानी आ जाए, हमें अपना मनचाहा रिजल्ट मिल ही जाता है। और टेल इवेंट पर फोकस करके हमें यह भी समझ में आने लगता है कि यह कितना रेयर और पावरफुल है। टेल एंड ड्रिवन आपको कई सारी कंपनीज भी मिलेंगी, और टेल एंड ड्रिवन का सबसे अच्छा एग्जांपल है कोई भी वेंचर कैपिटल फर्म। अक्सर वेंचर कैपिटल फर्म नए नए स्टार्टअप को फंडिंग करती है। एक वेंचर कैपिटल फर्म नॉर्मली 40 से 50 स्टार्टअप को फंडिंग देती है, और उस वेंचर कैपिटल को यह भी मालूम होता है कि इस 40 से 50 स्टार्टअप में आधे से ज्यादा स्टार्टअप फेल हो सकते हैं, लेकिन उन्हें यह भी मालूम होता है कि एटलीस्ट 10 स्टार्टअप तो चलेंगे ही, और उन 10 में से 2 या 3 स्टार्टअप ऐसे होंगे जो उनके लिए बोनांजा ऑफर की तरह होंगे, यानी उनका रिटर्न 100% से भी ज्यादा होगा। और वेंचर कैपिटल उन्हीं 2 या 3 स्टार्टअप से अपने पूरे इन्वेस्ट किए हुए पैसे को प्रॉफिट समेत वापस ले लेती है। इसी तरह जब कोई इन्वेस्टर अपना पोर्टफोलियो बनाता है तो उसे भी ये मालूम होता है कि पोर्टफोलियो में शामिल हर स्टॉक उसे अच्छा रिटर्न नहीं देगा, लेकिन पोर्टफोलियो में शामिल 1-2 स्टॉक ऐसे होंगे जो पूरे पोर्टफोलियो का प्रॉफिट कवर करके दे देंगे। ऑथर की माने तो टेल इवेंट ही सब कुछ है, और जिसने ये समझ लिया वो ही सक्सेसफुल हुआ। आप जितने भी वेल्दी लोगों की कहानी सुनेंगे आपको उनके बारे में यही पता चलेगा कि वो हमेशा टेल इवेंट के बारे में सोचते हैं। जब आपको ये रियलाइज हो जाता है कि बिजनेस में टेल्स ही सब कुछ है, तो आपके लिए फेल होना, बिजनेस का ना चलना, लॉस होना, ये सभी बातें नॉर्मल हो जाती हैं। आपको फेलियर बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं लगता, और आप इसे भी वेल्दी होने का एक पार्ट मान लेते हैं, और आप ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि फेलियर भी इसी प्रोसेस का एक हिस्सा है। हमारे साथ इशू यही होता है कि हम फेलियर को एक्सेप्ट नहीं करते। हम पैनिक करने लग जाते हैं। हमें ये लगने लगता है कि हमारे साथ कैसे हो सकता है, हमने तो बहुत मेहनत की थी। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि मेहनत का रिजल्ट तो हमें हमेशा एंड में ही मिलता है। अगर आप एक अच्छे स्टॉक पिकर हैं तो आपके साथ ये हो सकता है कि कई बार आप स्टॉक पिक करने में गलती कर जाएं, या अगर आप एक अच्छे बिजनेसमैन हैं तो ये आपके साथ बिल्कुल हो सकता है कि आप एक खराब और नॉन प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट को बेचने लग जाएं। ग्रेट इन्वेस्टर्स पीटर लिंच का ये मानना है कि अगर आप किसी बिजनेस में अच्छे हैं
तो यानी आप उस बिजनेस में 10 में से 6 बार करेक्ट होंगे और 4 बार इनकरेक्ट होंगे। यानी आपके 6 डिसीजन सही होंगे तो 4 डिसीजन गलत होंगे। हम अपने ऊपर सही चीजों को करने के लिए खुद पर मेंटल प्रेशर बनाने लगते हैं। हम ये सोचने लगते हैं कि हमसे कोई गलती कभी हो ही नहीं सकती। महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर भी फेल हुए थे और 25 साल क्रिकेट खेलकर भी उनसे कई गलतियां हुई थी। और अगर ऐसा ना होता तो 664 इंटरनेशनल मैचेस में उनकी 100 सेंचुरी से और कई ज्यादा सेंचुरीज होती। इन्वेस्टर्स और एंटरप्रेन्योर से हमें यही सीखने को मिलता है कि कोई भी हर बार सही डिसीजन नहीं ले सकता। आपको क्या लगता है कि बिल गेट्स, जेफ बेजोस, एलन मस्क हर बार सही ही डिसीजन लेते हैं? नहीं, उनके कई बार कई डिसीजंस गलत भी होते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि हमें उनके गलत डिसीजन के बारे में पता नहीं चलता, क्योंकि हम उनकी सक्सेस को ही देखकर चकाचौंध हो जाते हैं। हम में और उनमें बस फर्क यही है कि वो फेलियर को प्रोसेस का एक हिस्सा मानते हैं, उसे खुद पर हावी नहीं होने देते, क्योंकि उन्हें यह मालूम होता है कि टेल इवेंट में फेलियर जरूर मिल सकती है और उनका फोकस सिर्फ टेल इवेंट पर ही होता है, क्योंकि टेल इवेंट के एंड में सक्सेस उनका वेट कर रही होती है। फ्रीडम। फ्रीडम का यही मतलब होता है कि आप कोई भी चीज अपने मन के हिसाब से कर सकें, वो भी बिना किसी की रोक टोक के। और जब आप वेल्दी होते हैं तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है। आपको ये आजादी मिलती है कि आप अपने पैसों का कुछ भी कर सकते हैं। और जब आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाती है तो आपको हैप्पीनेस भी मिलती है। देखा जाए तो लोग फाइनेंशियल फ्रीडम को इसलिए चुनते हैं ताकि वो अपनी लाइफ में खुश रह सकें। ऑथर कहते हैं कि हैप्पीनेस एक कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट और हर इंसान के लिए हैप्पीनेस की डेफिनेशन अलग अलग होती है। एक छोटे बच्चे को भी देखकर हमें खुशी मिल जाती है और अपने चहेते फिल्म स्टार को लाइव देखकर भी हमें खुशी मिल जाती है। लेकिन अगर हम हैप्पीनेस की कॉमन डेनोमिनेटर की बात करें तो हैप्पीनेस हमें तभी मिलती है जब हमारी लाइफ हमारे ही कंट्रोल में होती है। अपनी लाइफ में हम जब भी कर रहे होते हैं उसका कंट्रोल जब हमारे हाथ में होता है तो हमें बहुत खुशी महसूस होती है। आप कितना भी ज्यादा पैसे क्यों ना कमा ले, लेकिन अगर आपकी लाइफ आपके अपने कंट्रोल में नहीं है तो आप खुश नहीं हो सकते। वहीं अगर आप कुछ भी ना कमा रहे हो लेकिन अगर आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में है तो आप डेफिनेटली खुश हैं। ऑथर कहते हैं कि अक्सर लोग यही चाहते हैं कि उनकी लाइफ कंट्रोल में रहे और जब कोई उनसे किसी काम को करने के लिए कहता है तो उन्हें यही लगता है कि उन्हें डिसएम्पावर्ड किया जा रहा है या डोमिनेट किया जा रहा है। उन्हें यह लगता है कि सामने वाला अपनी चॉइस उन पर थोप रहा है, जबकि इंसान के पास खुद ये चॉइस रहती है कि वो दूसरे की चॉइस को हाँ कहे या फिर ना कहे या फिर सिंपली वही करे जैसा उनसे कहा जाए। जब हम चॉइसेस के इस खेल में फंस जाते हैं तो हमें ये रियलाइज होने लगता है कि फ्रीडम होना कितना जरूरी है, स्पेशली फाइनेंशियल फ्रीडम, क्योंकि ये आपको चॉइस देती है कि आप अपने टाइम और अपने पैसे से कुछ भी कर सकते हैं। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर डेरेक साइवर्स से जब उनके एक फ्रेंड ने यह पूछा कि वो इतने रिच कैसे हुए तो इसके जवाब में वो अपनी कहानी सुनाते हुए कहते हैं कि अपना स्टार्टअप शुरू करने से पहले वो जॉब करते थे और उस जॉब में उन्हें $1800 की सैलरी मिलती थी और वो हर महीने अपनी सैलरी में से कुछ न कुछ सेव करते थे। 2 साल के अंदर उन्होंने $12,000 सेव कर लिए थे। जॉब करने के दौरान उनकी एज 22 साल थी, यानी 22 साल की एज में उन्होंने $12,000 सेव कर लिए थे। $12,000 सेव करने के बाद डेरेक ने अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया और जॉब छोड़कर वो एक फुल टाइम म्यूजिशियन बन गए थे। डेरेक को हर महीने म्यूजिक का कोई ना कोई असाइनमेंट मिलने लगा था और असाइनमेंट से मिलने वाले पैसे से वो अपना खर्च चलाते थे। ओवरऑल डेरेक को अब पूरी तरह से फ्रीडम मिल गई थी। उनको किसी चीज की कोई रोक टोक नहीं थी और वो अब ऐसे काम से पैसा कमा रहे थे जिसे करके उन्हें बेहद खुशी मिलती थी। डेरेक के दोस्त ने आगे की कहानी पूछी कि फाइनली डेरेक तुम अमीर कब बने। आगे फिर उनके फ्रेंड ने उनकी कंपनी के बेचने का जिक्र करते हुआ कि डेरेक क्या तुम अपनी कंपनी बेचकर अमीर हुए थे। इसका जवाब डेरेक ने बड़ी खूबसूरती से देते हुए कहा था कि कंपनी बेचना तो सिर्फ पैसों का ट्रांजैक्शन था, असल में अमीर वो 22 साल की उम्र में बन गए थे जब वो फुल टाइम
म्यूजिशियन बन गए थे। जानी यानी कि हम अमीर असल में तब होते हैं जब हम वो काम करते हैं जिसे करने में हमें मजा आता है और उस काम को करने में हमें पैसे भी मिलते रहते हैं। असली फाइनेंशियल फ्रीडम तभी मिल सकती है जब आप वो करें जो आप करना चाहते हैं और उसी को करते हुए आपको पैसे भी मिलते रहें। लोग अक्सर फाइनेंशियल फ्रीडम की तलाश में अपनी जॉब चेंज करते रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जॉब चेंज करके उन्हें ज्यादा पैकेज मिलेगा, जबकि ज्यादा पैकेज से फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलती। आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तभी मिल पाएगी जब आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में होगी। अब हम बात करते हैं मैन इन द कार पैराडॉक्स। जब आप किसी को महंगी कार चलाते हुए देखते हैं तो आप ये नहीं सोचते कि कार चलाने वाला इंसान कितना रिच होगा या उसने इस कार को खरीदने के लिए कितनी मेहनत की होगी, बल्कि आप यही सोचते हैं कि काश ऐसी ही महंगी कार हमारे पास भी होती। और ये एक पैराडॉक्स होता है। अक्सर लोग इसलिए वेल्दी होना चाहते हैं ताकि उन्हें लोग एडमायर कर सकें, लोग उन्हें पसंद करें। और ऐसे लोग इसलिए महंगे कपड़े, महंगी कार, महंगी घड़ियां खरीदते हैं ताकि वो दूसरों को इम्प्रेस कर सकें, दूसरे उन्हें एडमायर करें। बल्कि रियलिटी में दूसरे उनसे इम्प्रेस या एडमायर नहीं होते। उनके महंगे कपड़े, महंगी घड़ियां और महंगी कार देखकर दूसरे लोग अपने लिए एक बेंचमार्क तय कर लेते हैं कि उन्हें भी ऐसी ही घड़ी लेनी है, ऐसी ही महंगी कार लेनी है और ऐसे ही महंगे महंगे कपड़े पहनने हैं। और उनके अंदर भी सेम डिजायर होती है कि उनसे भी लोग इम्प्रेस हों और लोग उन्हें भी एडमायर करें। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है। इंसान हमेशा से चाहता है कि लोग उसे पसंद करें, उसे एडमायर करें, उसे ही लोग अपना रोल मॉडल माने। और इसके लिए ज्यादातर लोग पैसे का सहारा लेते हैं या फिर महंगी चीजों को फ्लॉन्ट करके दूसरों का दिल जीतने की कोशिश करते हैं। लेकिन उन्हें भी ये मालूम होता है कि दूसरे भी यही चाहते हैं। वो आपसे और आपकी चीजों से इम्प्रेस नहीं होते हैं, बल्कि उनकी खुद की पर्सनल डिजायर उन्हें आपसे बात करने के लिए मजबूर करती है। लोगों को पैसे से इम्प्रेस करने से बेहतर है आप उन्हें अपनी ह्यूमिलिटी, काइंडनेस और एम्पैथी से इम्प्रेस करें, क्योंकि इन चीजों से बनाया गया इंप्रेशन लॉन्ग लास्टिंग होता है। आप कितने भी गरीब या अमीर हो जाएं, लेकिन अपने नेचर से आप लोगों को अपनी ओर खींच सकते हैं। वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी। हम पैसे को तो अपनी आंखों से देख सकते हैं, लेकिन वेल्थ को नहीं। वेल्दी होना एक स्टेट ऑफ लिविंग है। जैसे आप हवा को नहीं देख सकते, ठीक उसी तरह आप वेल्थ को भी नहीं देख सकते। आपको ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जो महंगी महंगी कार चलाएंगे, लेकिन महंगी कार होने पर भी वो इतने अमीर नहीं होते। वहीं आप ऐसे भी लोगों को देखेंगे जिनके पास नॉर्मल सी कार होगी, लेकिन एक्चुअल में वो बहुत अमीर होंगे। हालांकि ये भी हो सकता है कि अगर किसी के पास महंगी कार है तो वो एक्चुअल में वेल्थी हो सकता है, लेकिन उस महंगी कार की वजह से उसकी वेल्थ कम हो जाती है। ऑथर ने इस बात को हमें एग्जाम्पल देकर समझाया है कि अगर आपने 1 करोड़ की कार ली है तो इसका यही मतलब हुआ कि आपकी जो वेल्थ थी उससे आपके 1 करोड़ रुपए कम हो गए। मोस्टली जो वेल्दी होते हैं इसीलिए महंगी कार खरीदना अवॉइड करते हैं। हम अक्सर वेल्थ को देखकर ही जज करते हैं और हमें सामने वाला जैसा दिखता है हम उसी हिसाब से अपना परसेप्शन बना लेते हैं। अगर कोई महंगे ब्रांडेड कपड़े पहनता है तो हमें यही लगने लगता है कि सामने वाला वेल्दी है, लेकिन हमें पूरी रियलिटी नहीं पता होती। हो सकता है सामने वाले ने कपड़े तो महंगे पहने हैं, लेकिन उसके ऊपर लाखों करोड़ों का डेब्ट हो। मॉडर्न कैपिटलिज्म की वजह से आज लोग आसानी से खुद को वेल्दी दिखाते हैं, जबकि वो एक्चुअल में होते नहीं हैं। लोन लेकर आप भी महंगी कार ले सकते हैं, आलीशान घर बनवा सकते हैं या फिर महंगे कपड़े पहन सकते हैं। ये सब करना आसान है, लेकिन इन चीजों को मेंटेन करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। महंगी कार लेंगे तो ईएमआई भी ज्यादा आएगी और फिर उसका मेंटेनेंस का बिल भी ज्यादा आएगा। यानी महंगी चीजें लेना आसान है, लेकिन उन्हें मेंटेन करना मुश्किल। और ये आप तभी कर पाएंगे जब आप वाकई में वेल्दी होंगे। इसी तरह सिंगर रिहाना ज्यादा खर्च करने के चक्कर में बैंकरप्ट हो गई थी और जिसकी वजह से उन्होंने अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को केस कर दिया था। कोर्ट में एडवाइजर ने रिहाना से यही कहा कि जब आप महंगी महंगी चीजें खरीदेंगी तो एंड में आपके पास सिर्फ महंगी चीजें ही बचेंगी, आपके पास पैसे नहीं बचेंगे। अक्सर जब कोई ये कहता है कि वो करोड़पति बनना चाहता है तो उसका यही मतलब होता है कि वो करोड़ों रुपए खर्च कर सके। हम रिच और वेल्दी होने में
डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। रिच आपकी करंट इनकम बताती है। अगर आज आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए हैं तो आप अमीर हैं। लेकिन वहीं अगर सालों से आपके अकाउंट में करोड़ों रुपए आते और जाते रहे हों तो आप वेल्दी हैं। आज आप अमीर हैं, हो सकता है कल आप अमीर ना हो। आज आपके अकाउंट में करोड़ों रुपए हों, लेकिन हो सकता है कल ना हो। सही मायने में वेल्दी कभी हमें दिखाई नहीं दे सकती। वेल्थ एक ऐसी इनकम होती है जो आप कभी खर्च नहीं करते। आज के दौर में हमें रिच इंसान तो मिल जाएगा, लेकिन वेल्दी इंसान नहीं मिलेगा, क्योंकि वेल्दी लोग बहुत ही लो प्रोफाइल तरीके से रहते हैं और ये ज्यादा सोसाइटी में लोगों के सामने खुलकर नहीं आते हैं, और इनके रहन सहन या ड्रेसिंग से आपको अंदाजा भी नहीं लग पाएगा कि ये रिच हैं। डीप डाउन अगर हम देखें तो हर इंसान वेल्दी ही बनना चाहता है। वो नहीं चाहता कि आज अगर उसके पास करोड़ों रुपए हों तो कल वो करोड़ों रुपए खत्म हो जाएं। इंसान यही चाहता है कि उसके पास करोड़ों रुपए हमेशा रहें और ये बढ़ते ही जाएं। इसके अलावा वो ये भी चाहता है कि उन्हें फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी मिले, और ये सभी चीजें आपको तभी मिलती हैं जब आपको ये मालूम होता है कि आपके पास फाइनेंशियल एसेट्स हैं जिसे आपने खर्च नहीं किया है। आप खुद सोचिए कि किस बात से आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, आपके अकाउंट्स में करोड़ों रुपए पड़े हों या फिर आपके अकाउंट से करोड़ों रुपए खर्च हो गए हों। जाहिर सी बात है, आपको इस बात से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि आपके अकाउंट में करोड़ों रुपए हैं और ये रुपए ऐसे हैं जिन्हें आप खर्च नहीं करना चाहते। जब ये सोच आपके अंदर आ जाएगी तो आप खुद को वेल्दी समझिए, और जब ये सोच आपके अंदर आ जाती है तो आप सच में फ्री और फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। हम इंसान आगे बढ़ने के लिए हमेशा एक रोल मॉडल की तलाश करते रहते हैं, और ऐसा करके ही हम आगे बढ़ भी सकते हैं। अगर आप एक अच्छे ऑथर बनना चाहते हैं तो पहले आपको अच्छे ऑथर को पढ़ना पड़ा होगा। आप अच्छे एक्टर बनना चाहते हैं तो आपको अच्छे एक्टर की मूवीज देखनी होंगी। उसी तरह आपको अगर वेल्दी बनना है तो आपको एक वेल्दी इंसान को रोल मॉडल बनाना होगा। लेकिन हम ये अंदाजा नहीं लगा पाते हैं कि कौन वेल्दी है कौन नहीं, और हम किसी को बिना देखे या बिना जाने रोल मॉडल नहीं बना पाते। जरूरी नहीं है कि जो देखने में रिच है वो वाकई में रिच हो सकता है वो उतना रिच नहीं हो जितना आप समझते हैं, और जो आपकी नजर में गरीब दिख रहा है हो सकता है वो वेल्दी हो। इसलिए किसी को क्विकली जज ना करें, स्पेशली किसी को उसकी हैसियत से तो बिल्कुल भी जज नहीं करें। नथिंग्स फ्री। अक्सर हम टीवी पर ऐड देखते हैं कि एक प्रोडक्ट खरीदने पर आपको दूसरा प्रोडक्ट बिल्कुल फ्री में मिलेगा, और आप जब ये प्रोडक्ट का ऐड देखते हैं तो आप फ्री के चक्कर में उस प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। लेकिन असल में मार्केट में कुछ भी फ्री नहीं मिलता। आप जिस प्रोडक्ट को फ्री समझते हैं उसका दाम आप कहीं ना कहीं पहले ही दे चुके होते हैं। ऑथर कहते हैं कि हमें कई चीजों की ऑब्वियस प्राइस तब तक नहीं पता होती जब तक हम उस चीज को खरीद नहीं लेते या उस चीज का एक्सपीरियंस नहीं ले लेते। एग्जाम्पल के तौर पर आपको एक मूवी पैसा वसूल तभी लगती है जब तक आप उसे देख नहीं लेते और जब तक आप उसका एक्सपीरियंस नहीं कर लेते। मूवी अगर अच्छी है तो पैसा वसूल, और अगर बुरी है तो पैसे वेस्ट। और दोनों ही एक्सपीरियंस को पाने के लिए सबसे पहले आपको मूवी का टिकट लेना पड़ता है। आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, और जब सक्सेस पाने की हमें कीमत ही नहीं पता होती तो हम सक्सेस के लिए पे भी नहीं कर पाते, और इसलिए हम सक्सेस भी नहीं हो पाते। सक्सेस पाने के लिए हमें एक कीमत देनी होती है। ठीक इसी तरह एक सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग के लिए भी हमें प्राइस पे करना पड़ता है, लेकिन ये प्राइस हमें डॉलर, रुपीस या फिर पाउंड में नहीं पे करना पड़ता, बल्कि ये प्राइस हमें फियर, वॉलेटिलिटी, डाउट, अनसर्टेनिटी, रिग्रेट के फॉर्म में पे करना होता है। और इन प्राइसेस को हम ओवरलुक भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम इन प्राइसेस को रियल टाइम में फील करते हैं। यानी जब हमें डर लगता है
तो हम अपने डर को फील कर सकते हैं। जब हमें रिग्रेट होता है, हम वो भी फील कर सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि अगर आपको अपने लिए कार लेनी हो और आपके सामने 3 ऑप्शंस रखे जाएं, तो आप उन तीनों में से कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? पहला ऑप्शन यह है कि कार आपको 5 लाख में मिल रही है। दूसरा ऑप्शन यह है कि कार आपको सेकंड हैंड मिल रही है 3 लाख में। और तीसरा ऑप्शन यह है कि आप कार चुरा लें। देखा जाए तो तीनों ही तरीकों से कार आपके पास आ सकती है, लेकिन आप तीसरा ऑप्शन तो बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करेंगे। दोनों ही ऑप्शंस आपके लिए इजी रहेंगे और आप इन दोनों में से एक ऑप्शन को चूज करके कार ले लेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तीसरा ऑप्शन चूज करेंगे। ऐसे लोग प्लान और स्ट्रेटेजी बनाते हैं और उन्हें इसका प्राइस भी पता होता है कि कार चुराने पर उन्हें क्या प्राइस पे करना हो सकता है। और उन्हें यह भी पता होता है कि अगर वो नहीं पकड़े गए तो बिना किसी इन्वेस्टमेंट के उनके पास एक कार आ जाएगी। लेकिन वो कहते हैं कि धन की देवी उसी पर मेहरबान होती है जो उसे ईमानदारी से कमाते हैं। इसलिए कार चुराने वाले देर सवेर पकड़े ही जाते हैं। ठीक यही चीज इन्वेस्टिंग के साथ भी होती। मॉर्निंग स्टार कंपनी ने कुछ ऐसे टैक्टिकल म्यूचुअल फंड्स को आइडेंटिफाई किया था कि वो मौका पड़ने पर कभी स्टॉक से प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करते, तो कभी बॉन्ड के थ्रू प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करते। यानी ये म्यूचुअल फंड्स रिटर्न के लिए प्राइसेस नहीं पे करना चाहते थे। मॉर्निंग स्टार की रिपोर्ट की माने तो 2007 के रिसेशन के बाद टोटल 112 टैक्टिकल म्यूचुअल फंड थे, जिनमें से सिर्फ 9 ने ही बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दिया था। बाकी म्यूचुअल फंड 60-40 स्टॉक फंड के बीच में ही फंसे रहे। अक्सर हमारे मन में यह सवाल आता है कि जो लोग बड़ी बड़ी कारें, बड़े बड़े घर खरीदने के लिए कोई भी प्राइस पे करने को तैयार रहते हैं, वो लोग जब इन्वेस्टिंग करते हैं तो इतना घबराते क्यों नहीं है, या इतना ज्यादा प्राइसेस पे करने को तैयार क्यों नहीं रहते हैं? इसका यही जवाब है कि इन्वेस्टिंग में आपको रिजल्ट्स फौरन नहीं मिलता है। आपको वेट करना होता है। आप इन्वेस्टिंग के प्राइस टैग को फौरन नहीं देख पाते, जबकि कार और घर लेना इन्वेस्टिंग के कंपैरिजन में लेस टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। जब आपके पास यूटिलिटी बिल आता है तो आप खुश नहीं होते हैं। आपको बिल सजा की तरह लगने लगता है। आप हैवी मन से बिल भरते हैं, आपको ये फाइन की तरह लगता है। जनरली हम फीस देने से नहीं घबराते हैं, बल्कि हमें फाइन देने में परेशानी होती है। ठीक इसी तरह अगर हम मार्केट वॉलेटिलिटी को फाइन की तरह न लेकर फीस की तरह लेंगे, तो हमारे अंदर एक ऐसा माइंडसेट डेवलप हो जाएगा जहां पर हम इन्वेस्टमेंट में गेन करने लगेंगे। हमेशा ये ध्यान रखें कि मार्केट रिटर्न्स कभी भी फ्री नहीं होते हैं। जिस तरह बाकी प्रोडक्ट्स के लिए आप पे करते हैं, ठीक है उसी तरह आपको इसके लिए भी पे करना होगा। हालांकि आपको इसके लिए फोर्स नहीं किया जा सकता है, लेकिन आपको मिलेगा वही जितना आप इसके लिए पे करेंगे। आप फ्री में यूज करना चाहेंगे तो आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं मिलेगा। आपकी हालत उस चोर की तरह होगी जिसने कार को पाने के लिए उसे चुरा लिया था। इन्वेस्ट करने की फीस को फाइन की तरह मत लीजिए। अगर आप उसे फाइन की तरह लेंगे तो आप इन्वेस्टिंग को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। हमेशा ये ध्यान रखिए कि धन की देवी उसी से खुश होती हैं जो उस धन को कमाने के लिए प्राइस पे कर सके। अगर आप भी वेल्दी बनना चाहते हैं तो आपको उसके लिए प्राइस तो पे करना होगा, और उस प्राइस को आप वेल्दी बनने की फीस समझकर दीजिएगा। रीजनेबल, रैशनल, सरप्राइज। हम इंसान एक ऐसे क्रिएचर हैं जो इमोशनल होकर भी सोचते हैं और जो प्रैक्टिकल या रैशनल होकर भी सोचता है। फाइनेंशियल डिसीजन लेते वक्त हमें बहुत ज्यादा रैशनल होकर नहीं सोचना होता है, बल्कि हमें रीजनेबल होकर सोचना पड़ता है। हमें अपना फाइनेंशियल डिसीजन लेने का रीजन ढूंढना पड़ता था। किसी चीज के लिए रीजनेबल होना ज्यादा रियलिस्टिक होता है, और बात जब पैसे की होती है तो हमें रियलिस्टिक होना पड़ता है। रीजनेबल और रैशनल को डीपली समझने के लिए हम एक ऐसे जूलियस वैगनर का एग्जाम्पल लेते हैं। जूलियस वैगनर 19th सेंचुरी के साइकेट्रिस्ट थे जिन्होंने मलेरिया से सिफिलिस जैसी बीमारी का इलाज किया था, और इनके अंदर 2 स्किल्स थी। पहली ये कि ये चीजों के पैटर्न को बहुत अच्छी तरह से समझ जाते थे, और दूसरी ये कि जो लोगों की नजर में पागलपन होता था वो पागलपन उन्हें बहादुरी लगती थी। और इन दोनों ही स्किल्स को जूलियस वैगनर ने न्यूरोसिफिलिस पेशेंट पर आजमाया था। जूलियस ने यह पैटर्न नोटिस किया कि जब
सिफिलिस पेशेंट को फीवर होता है तो वो जल्दी रिकवर करने लग जाता है। जूलियस वैगनर ने यह अज्यूम किया कि फीवर इन्फेक्शन से फाइट करने में बॉडी की हेल्प होती है और ये चीज डॉक्टर समझ नहीं पा रहे थे। जूलियस एक लॉजिकल कंक्लूजन पर पहुंचे और वो टाइफॉइड, मलेरिया और स्मॉल पॉक्स के लो एंड स्ट्रेन वायरस को सिफिलिस के पेशेंट में इंजेक्ट करने लगे। ये एक एक्सपेरिमेंट था, काफी डेंजरस, और इस एक्सपेरिमेंट से कई पेशेंट्स की जान भी चली गई। फाइनली जूलियस वैगनर ने मलेरिया का वीक वर्जन सिफिलिस के पेशेंट को इंजेक्ट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से लोगों को फीवर आने लगा और लोग सही भी होने लगे। जूलियस वैगनर ने फाइनली ये कंक्लूजन निकाला कि हर 10 में से 6 सिफिलिस पेशेंट्स को मलेरिया के बुखार से ठीक किया जा सकता है और इस ट्रीटमेंट को मलेरिया थेरेपी नाम दिया गया। जूलियस वैगनर को इस रिसर्च के लिए 1927 में मेडिसिन की फील्ड में नोबेल प्राइज मिला। हालांकि बाद में मलेरिया थेरेपी को पेनिसिलिन से रिप्लेस कर दिया गया था, लेकिन जूलियस वैगनर दुनिया के ऐसे पहले डॉक्टर बने जिन्होंने ये बताया कि फीवर से हम इन्फेक्शन से फाइट कर सकते हैं। लोग फीवर को बुरी तरह से लेते हैं और उसे ट्रीट करने के लिए अलग अलग दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। लोग फीवर को इसलिए बुरा मानते हैं क्योंकि फीवर में हमें पेन होता है, हमारी बॉडी को तकलीफ होती है। जब फीवर होता है तो हम रिजनेबल नहीं हो पाते, हम रैशनल होते हैं। हम बस यही सोचते हैं कि जल्दी से डॉक्टर हमें मेडिसिन दे और हम ठीक हो जाएं। हम ये नहीं सोचते कि चलो अच्छा है हमें फीवर हुआ है, इससे हमारी बॉडी इन्फेक्शन से फाइट कर देगी। हम ऐसा नहीं सोचते हैं क्योंकि हम फीवर से हर्ट होते हैं। ठीक इसी तरह जब हम फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं तो इसी तरह सोचते हैं। हम रिजनेबल नहीं, रैशनल होकर सोचते हैं क्योंकि हमें डर लगता है कि कहीं हमारा पैसा डूब ना जाए, कहीं हमें भारी नुकसान ना हो जाए। ऑथर कहते हैं कि देखा जाए तो एक इंसान ना तो रैशनल और ना ही इरैशनल है। हम ज्यादा हार्डली थिंक करते हैं, हम ज्यादा अपनी थिंकिंग पर सवाल भी नहीं करते। हैरी मार्कोविट्स को रिस्क और रिटर्न के बीच मैथमेटिकल ट्रेड ऑफ के लिए नोबेल प्राइज मिला था। जब मार्कोविट्स से पूछा गया कि उन्होंने किस तरह से अपने पैसे को इन्वेस्ट किया तो इसके जवाब में उन्होंने यही बताया कि उन्होंने अपने पोर्टफोलियो को बॉन्ड और इक्विटी में 50-50 स्प्लिट किया था ताकि कभी फ्यूचर में अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर उन्हें रिग्रेट ना हो। और कभी जरूरत पड़ने पर मार्कोविट्स इस स्ट्रेटेजी को चेंज भी कर लेते थे, कभी 60% बॉन्ड तो कभी 40% इक्विटी। मार्कोविट्स ना तो ज्यादा रैशनल थे और ना ही इरैशनल, बल्कि वो रीजनेबल थे। उनके पास वजह थी, उनके पास ये वजह थी कि उन्हें फ्यूचर में कोई नुकसान ना हो, इसलिए ये स्ट्रेटेजी उन्होंने अपनाई थी। फाइनेंशियल प्लानिंग बनाने से पहले आप उसके लिए रीजन ढूंढें। ऐसा ना हो कि पूरी दुनिया बना रही है तो आप भी बनाएं, या पूरी दुनिया कहती है कि फाइनेंशियल प्लानिंग बनाना चाहिए तो आप भी फाइनेंशियल प्लानिंग बना रहे हैं। आप ये खुद डिसाइड करें कि फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए आपका क्या रीजन है। आगे हम बात करेंगे हिस्ट्री की। हिस्ट्री मोस्टली सरप्राइजिंग इवेंट की स्टडी होती है, लेकिन जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो हिस्ट्री के बेसिस पर ही फ्यूचर का अजम्पशन या एनालाइज करते हैं। इन्वेस्टर्स जब मार्केट की हिस्ट्री को देखते हैं तो उससे ये रफ आइडिया लगा लेते हैं कि फ्यूचर में वो क्या क्या आइडियाज को यूज कर सकते हैं, लेकिन अक्सर इन्वेस्टर्स हिस्ट्री का यूज करके अपना और दूसरों का नुकसान करा देते हैं। इन्वेस्टिंग हिस्ट्री पर इन्वेस्टर को डिपेंड नहीं रहना चाहिए। इन्वेस्टिंग हिस्ट्री पर डिपेंड होकर इन्वेस्टर्स दो गलतियां कर देते हैं। पहली ये कि आप आउटलेयर्स इवेंट को मिस कर सकते हैं जिसकी वजह से मार्केट में मूवमेंट होता रहता है। ऑथर बताते हैं कि हर डेकेड, हर सेंचुरी अलग अलग होती है और हर डेकेड में अलग अलग टाइप्स के लोग होते हैं। 19th सेंचुरी की ग्लोबल इकोनॉमी अलग थी और 20th सेंचुरी की ग्लोबल इकोनॉमी बिल्कुल अलग है। 19th सेंचुरी में 2 वर्ल्ड वॉर हुए और स्टॉक मार्केट का ग्रेट डिप्रेशन भी आया, लेकिन अभी अगर हम 20th सेंचुरी की बात करें तो इतने मेजर इवेंट्स नहीं हुए जिसे हम इन्वेस्टिंग हिस्ट्री में इंक्लूड कर सकें। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको ये समझना होगा कि हर इवेंट अलग अलग होती है और अलग अलग तरह से मार्केट को इफेक्ट करती हैं। अगर 19 रूम फॉर एरर्स। दोस्तों, हम इंसान भी अजीब होते हैं। कल हमारे साथ क्या होगा हम इस चीज की बिल्कुल भी प्रिडिक्शन नहीं कर सकते।
लेकिन प्लान हम आने वाले कई सालों के लिए बना लेते हैं। हम इस चीज को बेवकूफी कह सकते हैं या फिर हम इसे हमारी ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग कह सकते हैं। कब हमारे साथ क्या हो जाए हमें कुछ भी पता नहीं होता, यानी हमारी लाइफ अनएक्सपेक्टेड होती है। ठीक इसी तरह जब हम फाइनेंशियल बिहेवियर की बात करते हैं तो फाइनेंशियल बिहेवियर का बेस्ट एग्जाम्पल हमें ऐसी जगह से देखने को मिलता है जहां से किसी को एक्सपेक्टेशन ही नहीं होती है। लास वेगास के कैसीनोज स्मार्ट फाइनेंशियल बिहेवियर का शानदार एग्जाम्पल है। जी हाँ, कैसीनोज में आपके ऐसे कई ब्लैक जैक कार्ड प्लेयर मिल जाएंगे जो आपको ये सिखा सकते हैं कि अपने पैसे को कैसे मैनेज करें, और ये आपको रूम ऑफ एरर की इंपॉर्टेंस क्या होती है ये भी आप ब्लैक जैक कार्ड प्लेयर से सीख पाएंगे। ब्लैक जैक कार्ड काउंटिंग का फंडामेंटल सिंपल है। किसी को इस बात की सर्टेनिटी नहीं होती है कि कार्ड डीलर अगला कौन सा कार्ड ड्रॉ करेगा, लेकिन जो ब्लैक जैक कार्ड प्लेयर होते हैं वो इस तरह से अज्यूम करते हैं कि कौन कौन सा कार्ड डीलर पहले ही ड्रॉ कर चुका है, और इस अजम्पशन पर ब्लैक जैक कार्ड प्लेयर ये बता देते हैं कि अगला कार्ड कौन सा होगा। ऑथर इस बात को हमें एग्जाम्पल देकर समझाते हैं कि सपोज कीजिए एक कार्ड डीलर के पास ABCD और E नाम के 5 कार्ड थे, जिनमें से A और B कार्ड डीलर पहले ही ड्रॉ कर चुका है। तो ब्लैक जैक कार्ड प्लेयर C, D और E को लेकर अपना एजम्पशन करते हैं। वो अपनी प्रोबेबिलिटी को कम करने की कोशिश करते हैं, यानी वो रूम फॉर एरर का चांस नहीं देते। ऐसा प्लेयर जब आपको ये मालूम होता है कि कार्ड कौन सा आने वाला है तो आप फिर ज्यादा बेट लगाते हैं, और जब आपको एग्जैक्टली पता नहीं होता कि कार्ड कौन सा आने वाला है तो आप कम बेट लगाते हैं। ब्लैक जैक कार्ड प्लेयर को यह मालूम होता है कि वो गेम ऑफ ऑड्स खेल रहा है और इस खेल में कोई सर्टेनिटीज नहीं होती। आप कभी भी ये गैस नहीं कर सकते हैं कि कौन सा मोमेंट आपके लिए बेस्ट होगा। आप अपने आप को रूम फॉर एरर देना चाहते हैं। आपको ये मानकर चलना होगा कि आपने जो प्लान बनाया है हो सकता है वो प्लान काम ना करे। हम रूम फॉर एरर को मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी कह सकते हैं, और बात जब पैसों की होती है तो हम रूम फॉर एरर को अंडर एस्टिमेट करने लगते हैं। रूम फॉर एरर को हम फोरकास्टिंग से भी रिलेट कर सकते हैं, और फोरकास्टिंग करेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। आने वाले 10 सालों में स्टॉक मार्केट कितना रिटर्न देगा या रिटायरमेंट के बाद आपको कितने पैसे मिलेंगे, इन सब के बारे में फोरकास्ट करना मुश्किल होता है। इन सब चीजों में हम बस ऑड ही निकाल सकते हैं या मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेकर एक स्टिपुलेटेड अमाउंट हम बता सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि जब भी आप फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के बारे में एस्टिमेट करें तो आपको रूम फॉर एरर देना होगा। आपको ये मानकर चलना होगा कि आपका एस्टिमेशन एकदम एक्यूरेट नहीं हो सकता। रूम फॉर एरर एक साइंस है जहां पर आपको रिस्क लेना होता है, लेकिन रिस्क लेने से पहले आपको ये सोचना होता है कि जो रिस्क आप ले रहे हैं वो वर्थ टेकिंग है या नहीं। यही सेम फिलॉसफी आपको पैसे के साथ लगानी होती है। आप जिस भी चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं आपको ये मालूम होना चाहिए कि जहां भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें रिस्क लेना वर्थ टेकिंग है या नहीं। तो कुल मिलाकर रूम फॉर एरर आपको ऐसा रिस्क लेने के लिए कहता है जहां पर आपको ज्यादा नुकसान भी ना हो, और जब आप इस तरह के रिस्क को लेते हैं तो ज्यादा चांसेस हैं कि आप अपने पैसे को ग्रो कर सकें। अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी चीज की बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग कर लेते हैं, लेकिन ऐसा करने से हमें बचना चाहिए, क्योंकि वक्त के साथ साथ हमारी डिजायर्स, हमारी नीड्स और वांट्स बदलती रहते हैं। देखा जाए तो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल बनाना जरूरी है, लेकिन हर 5 से 10 साल में दुनिया बदलती रहती है। नई नई टेक्नोलॉजीज आती जाती हैं, नई इकोनॉमी पॉलिसीज आ जाती हैं, और हमारे खुद के भी गोल चेंज हो जाते हैं। हम अपनी लाइफ के हर स्टेज में ऐसे डिसीजन लेते हैं जो बाद में हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं, और उस डिसीजन को लेकर अब हमारे अंदर एक्साइटमेंट भी रहती है। ऑथर एग्जाम्पल देकर बताते हैं कि कई लोग जब टीनेज में थे तो अपने शौक के लिए वो टैटू बनवा लेते थे, और जब वो बड़े हुए तो उन्हें अपने इसी डिसीजन पर रिग्रेट होता है। आपकी फीलिंग, आपके इमोशंस सब वक्त के साथ बदलते रहते हैं, लेकिन आप जब भी फाइनेंशियल प्लानिंग बनाएं तो आपको 2 चीजें अपने मन में हमेशा रखनी होंगी। पहली चीज ये कि फाइनेंशियल प्लानिंग के एक्सट्रीम एंड के बारे में हमें नहीं सोचना है। आपको ये अज्यूम करके चलना है कि अगर आपकी
लो इनकम भी रही तो भी आप खुश रहेंगे। और अगर आप बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए मेहनत करेंगे तो हो सकता है आपको फाइनेंशियल प्लानिंग का एंड रिजल्ट ना मिले, तो आपको रिग्रेट हो। फाइनेंशियल प्लानिंग जब आपने बना ली तो आप हर साल उस प्लानिंग को रिव्यू करें, और अगर मॉडिफाई करने लायक चीजें हैं तो उसे मॉडिफाई भी जरूर करें। अक्सर लोग खुद पर हार्श हो जाते हैं और प्लानिंग फेल होने पर खुद को मेंटली पनिश करने लगते हैं। इसका असर आप पर तो होता ही है, आपकी फैमिली पर भी इसका असर होता है। इसलिए प्लानिंग रिव्यू करते रहें, इसमें कोई भी खराबी नहीं है। जितने भी सक्सेसफुल वेल्दी लोग हुए हैं वो भी यही करते हैं। वो प्लान रिव्यू करते हैं और जरूरत पड़ने पर उसे मॉडिफाई भी करते हैं और इजी वे में प्लान करते हैं। दूसरी चीज यह है कि हमें इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना होगा कि हमारा माइंड चेंज हो सकता है। अक्सर उन एम्प्लॉय की लाइफ मेजरेबल होती है जो अपनी कंपनी से बहुत ज्यादा लॉयल रहते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसे लोग जब अडल्ट थे तभी से उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि उन्हें किस फील्ड में काम करना है और किस कंपनी में काम करना है, और खुद की नजर में धोखेबाज या बेईमान साबित नहीं होना चाहते, भले ही वो मेंटली टॉर्चर हो जाए। ध्यान रहे कि आप खुद से लॉयल रहें, कंपनी से नहीं। रियलिटी ऑफ चेंज को हमें जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर अमेजोन जब शुरू हुआ था तब वो सिर्फ एक बुक स्टोर हुआ करता था। धीरे धीरे इसने खुद को चेंज किया, फिर ये ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनी बन गई और बुक्स के साथ साथ ये बाकी चीजें भी ऑनलाइन डिलीवर करने लगी, और उसके साथ कई सारे चेंजेस भी आए। अब अमेजोन का टारगेट है स्पेस। अगर अमेजोन खुद को बुक स्टोर तक ही लिमिटेड करके रखती तो शायद आज ये जिस मुकाम पर है उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाती, और आज दुनिया के सबसे वैल्यूएबल कंपनीज में से एक नहीं बन पाती। जेफ बेजोस हर 5 से 10 साल में चेंज की रियलिटी को समझ जाते हैं और फिर उसी हिसाब से अपनी प्लानिंग बनाते हैं, और शायद यही उनकी सक्सेस का सीक्रेट है। अगर आप खुद को कॉन्स्टेंट यानी बांध कर रखेंगे किसी प्लानिंग में तो आप बाकी किसी भी अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर ही नहीं कर पाएंगे। आपको ये समझना होगा कि जैसे जैसे दुनिया बदल रही है वैसे ही वैसे आपको भी बदलना होगा। दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा, क्योंकि इसी में है सक्सेस, और सक्सेसफुल वेल्दी लोग ऐसा ही करते हैं। यू एंड मी एंड द सेडक्शन ऑफ पेसिमिज्म। लालच ह्यूमन नेचर का ही पार्ट है, और हम सबके अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज के लिए लालच भरा होता है। वो लालच चाहे मेटेरियलिस्टिक चीजों के लिए हो या फिर इमोशनल चीजों के लिए हो। कई बार ऐसा होता है कि मार्केट में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके रेट अचानक से बढ़ने लगते हैं, और हमें समझ में ही नहीं आता कि इन प्रोडक्ट्स का रेट क्यों बढ़ने लगा है। ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि किसी प्रोडक्ट का रेट बढ़ने की वजह लालच होता है। अचानक से प्रोडक्ट के रेट बढ़ने को इकोनॉमी की लैंग्वेज में बबल कहते हैं। बबल के लिए पूरी तरह से लालच को ब्लेम करना सही नहीं है। जब भी किसी प्रोडक्ट के दाम मार्केट में बढ़ते हैं तो हम यही कहते हैं कि ट्रेडर्स लालची हो गया है, क्योंकि हम इसे सिर्फ अपने ही नजरिए से सोचते हैं। हमें एक्चुअल में ये पता ही नहीं होता कि इस बबल के पीछे की वजह क्या है। कोई भी एक्सपर्ट आपको ये नहीं बता पाएगा कि आखिर ये इकोनॉमिकल बबल होते क्यों हैं। ये ठीक उसी तरह है जब कोई आपसे पूछे कि आखिर ये वॉर क्यों होते हैं। आप कभी इसका रीजनेबल आंसर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वॉर करने के सबके अलग अलग रीजंस होते हैं। लेकिन हम एक रीजन इसके लिए कह सकते हैं, वो ये है कि कभी कभी इन्वेस्टर्स दूसरे इन्वेस्टर से कुछ ऐसी एडवाइस ले लेते हैं जो एक्चुअल में उनके लिए सही नहीं होती। यानी दूसरे इन्वेस्टर्स के इन्फ्लुएंस में आकर कई इन्वेस्टर्स ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जिनकी वजह से पूरी मार्केट में असर देखने को मिलता है, और जिसकी वजह से इकोनॉमिकल बबल आ जाता है। एक नॉर्मल इंसान का विजन और एक इन्वेस्टर का विजन अलग अलग होता है। एक नॉर्मल इंसान की कोशिश यही रहती है कि वो अपने पैसे को लॉन्गर टर्म तक इन्वेस्ट करके रखे, जबकि इन्वेस्टर्स अपने इन्वेस्टमेंट को शॉर्ट टर्म तक के लिए रखते हैं। ऑथर हमें एग्जाम्पल देकर समझाते हुए कहते हैं कि जब .com बबल हुआ, यानी टेक्नोलॉजी बबल, तब 1999 में याहू के स्टॉक के लिए एक नॉर्मल इंसान पागल हुआ जा रहा था। उसे यही लग रहा था कि ये इन्वेस्टमेंट 30 साल बाद उन्हें $1 जिलियन का रिटर्न देगा।
लेकिन इन्वेस्टर्स ने इन सब पर सिर्फ कम टाइम के लिए इन्वेस्ट किया था और ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट किया था। इन्वेस्टर्स को ये मालूम था कि इस स्टॉक में अभी मोमेंटम है, लेकिन ये मोमेंटम कभी भी शिफ्ट हो सकता है, इसलिए शॉर्ट टर्म में ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करो। और जब कोई एक अच्छा ट्रेडर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करता है तो उसे देखकर कई दूसरे ट्रेडर्स भी इन्वेस्ट करने लगते हैं और कई ट्रेडर्स इंट्रा डे ट्रेडिंग भी करते हैं, जिससे कभी कभी इकोनॉमिकल बबल होने लगता है। 2000 में यही हुआ था। उस दौरान हाउसिंग बबल होने लगा था और घर के दाम महंगे होने लगे थे, क्योंकि उस दौरान कई इन्वेस्टर्स प्रॉपर्टी खरीद कर थोड़े दिन बाद बेचने लगे थे। जब भी किसी प्रोडक्ट के दाम बढ़ें तो हम इसके लिए इन्वेस्टर्स को ब्लेम कर सकते हैं। हम उन्हें इररेस्पॉन्सिबल कह सकते हैं या हम उन्हें स्पेकुलेटर्स कह सकते हैं। और इसमें से ज्यादातर इन्वेस्टर्स एक दूसरे से इन्फ्लुएंस्ड होकर ही इन्वेस्ट करते हैं और ऐसा करने का उनका यही मकसद होता है, पैसा कमाना। उन्हें लगता है कि वो एक दिन में ज्यादा कमा सकते हैं, तो इंट्राडे करके कमाते हैं और 2 साल में कमा सकते हैं, तो 2 साल तक इन्वेस्ट करते हैं। आप भी इसी तरह से कर सकते हैं। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि कहीं आपको कोई लालची होने का लेबल ना लगा दे। पैसे कमाना और लालची होना अलग अलग चीजें हैं। अगर आप अपना माइंड लगाकर पैसे कमा रहे हैं तो इसमें हर्ज क्या है? आपकी नॉलेज कहती है कि आप इंट्राडे से पैसे कमा सकते हैं, तो आप कमाएं। या आपको लगता है कि सिर्फ 1 साल में इन्वेस्ट करके आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो आप सिर्फ 1 साल के लिए ही इन्वेस्ट करें। आप किसी और के इन्फ्लुएंस में मत आए। अब आगे हम पेसिमिज्म की बात करते हैं। हमारे अंदर ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म दोनों ही तरह की फीलिंग्स हैं। यानी हम चीजों को लेकर होपफुल भी रहते हैं और हमें कभी कभी कोई होप भी नहीं रहती। या हम यूं भी कह सकते हैं कि हमारे अंदर पॉजिटिव सोच भी है और नेगेटिव सोच भी है। कभी कभी जब हम हमारे साथ नेगेटिव चीजें होती हैं तो ही हम पॉजिटिव चीजों के डायरेक्शन में तेजी से भागते हैं। इसे हम जापान के एग्जाम्पल से समझते हैं। वर्ल्ड वॉर के बाद जापान की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी और जापान की इकोनॉमी लगभग डूब चुकी थी। जापान ऑलमोस्ट इंडस्ट्रियली, सोशली और इकोनॉमिकली बर्बाद हो चुका था। और अगर कोई उस वक्त जापानी लोगों से यह कहता कि 50 साल बाद आप लोग दुनिया की सबसे डेवलप कंट्री बनेंगे, तो शायद जापानी लोग आप पर हंसते। लेकिन हुआ यही, जापानियों ने इन 50 सालों में इतनी ज्यादा तरक्की कर ली कि इसकी इकोनॉमी का लोग एग्जाम्पल देने लगे थे और इसने हर फील्ड में खुद को डेवलप कर लिया था। देखा जाए तो पेसिमिज्म ऑप्टिमिज्म से ज्यादा स्मार्टर है और रीजनेबल भी है। अगर आप किसी से कहें कि सब कुछ अच्छा होगा तो शायद आपकी इन बातों पर वो ज्यादा अटेंशन नहीं देगा। लेकिन वहीं अगर आप उससे ये कहें कि तुम खतरे में हो, तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो सकता है, तो उसकी अटेंशन आपकी तरफ शिफ्ट हो जाएगी। ऑथर की माने तो मोस्टली जब आप किसी से कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारी लाइफ में कुछ नहीं हो पाएगा, तो ये बात उस इंसान को चुभती है और आपकी ये बात उसके लिए फ्यूल का काम करती। और वही इंसान कुछ साल के बाद आपको गलत साबित कर देता है। यानी आपने पेसिमिज्म एटीट्यूड दिखाकर सामने वाले को ऑप्टिमिज्म की तरफ शिफ्ट कर दिया। इसी तरह जब एक स्टॉक ट्रेडर ये कहता है कि उसने जो स्टॉक खरीदा है वो आने वाले सालों में दुगना हो जाएगा, तो ज्यादा चांसेस रहते हैं कि शायद ऐसा ना हो। वहीं जब कोई ये बोलता है कि जो स्टॉक उसने खरीदा है वो एकदम बेकार है, तो अक्सर वही स्टॉक अच्छा परफॉर्मेंस दे देता है। बात जब पैसे की आती है तो आपको थोड़ा पेसिमिस्टिक होकर सोचना चाहिए, क्योंकि इससे आपको फाइनेंशियल लॉस कम फील होगा। एग्जाम्पल के तौर पर जब आप किसी को अपने पैसे उधार देते हैं तो उधार देते वक्त आपको मन में कहीं ना कहीं ये सोच लेनी चाहिए कि आपके पैसे अब शायद नहीं मिलेंगे। जब जब आप इस तरह की सोच अपने मन में रख लेते हैं तो आपको फाइनेंशियल लॉस की ज्यादा टेंशन नहीं रहती। आप अपने मन में पहले से ही ये परसेप्शन बना लेते हैं कि आपको ऑलरेडी लॉस हो चुका है और जब वही पैसे आपको वापस मिलते हैं तो आपको बहुत खुशी होती है। और जबकि वो पैसे खुद आपके ही होते हैं, वो एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं होते जो आपने कमाए हों। आपका पैसा आपको कुछ दिनों बाद मिलता है। ये खुशी आपको इसलिए मिलती है क्योंकि आप अपने मन में पेसिमिस्टिक थॉट लेकर चले थे। वहीं अगर बात हम इन्वेस्टिंग की करें तो हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं। हम ये उम्मीद लगाकर बैठ जाते हैं कि हमें बहुत ज्यादा रिटर्न मिलेगा और जब नहीं मिलता तो हम फ्रस्ट्रेट होकर सैड हो जाते हैं। लेकिन वहीं अगर हम ये मानकर चलें
कि हमें बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा या शायद हमें हमारा प्रिंसिपल अमाउंट ही नहीं मिलेगा, तो हम अपने मन में इत्मीनान रख लेते हैं और जब हमें थोड़ा भी रिटर्न मिलता है तो हमें बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। इसलिए पैसों के मामले में ज्यादातर पेसिमिज्म सोच रखें, वो भी तब जब आप अपने पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं। अदरवाइज आपको हमेशा ये सोचना चाहिए कि आप एक दिन वेल्दी जरूर बनेंगे। When you will believe in anything। दोस्तों, अक्सर हमने हॉलीवुड की फिल्मों में देखा है कि कैसे एलियंस अमेरिका के शहरों में अटैक कर देता है। तो चलिए उन्हीं एलियंस का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि एलियंस अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में आया और इस बार ये एलियन अटैक करने नहीं बल्कि 2007 और 2009 की अमेरिकन इकोनॉमी को चेक करने आया। 2007 में उसने देखा कि लोग मौज मस्ती कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं। 2009 में फिर उसने देखा कि लोग पार्टी कर रहे हैं, अच्छा खा पी रहे हैं और अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं। यानी 2007 और 2009 की लाइफस्टाइल में ज्यादा डिफरेंस नहीं था। जब एलियन ने डिफरेंसेस को क्लोजली नोटिस करना शुरू किया तो उसने ये देखा कि लोग तो नहीं बदले, लेकिन टेक्नोलॉजी जरूर बदल गई। अब लोग नए नए फीचर्स वाले फोन रखने लगे हैं और कंप्यूटर बेहतर होने लगे हैं, मेडिसिन बेटर हो गई हैं और कार्स की माइलेज बढ़ने लगी है। यानी 2007 के कंपैरिजन में 2009 की इकोनॉमी इंप्रूव हुई है। फिर जब एलियन और क्लोजली देखता है तो वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि अभी भी लाखों लोग अनएम्प्लॉयड हैं। लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पास अपना खुद का घर नहीं है, यानी जो गरीबी में रह रहे हैं और स्टॉक मार्केट की हालत खराब है। एलियन और सरप्राइज हो जाता है और ये सोचता है कि लोग वही हैं, लोगों की नॉलेज भी वही है, ऐसा कुछ ज्यादा बदला नहीं है, लेकिन फिर भी लोग ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं और ज्यादा अनएम्प्लॉयड होते जा रहे हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 2007 में हमने इकोनॉमी के लिए एक विजन सेट किया था। हमने ये विजन सेट किया था कि एक दिन हाउसिंग प्राइस में स्टेबिलिटी आएगी और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और स्टॉक मार्केट में इम्प्रूवमेंट होगा। लेकिन 2009 तक उस विजन पर वर्क नहीं किया गया। हमने उस विजन पर या उस स्टोरी पर बिलीव करना छोड़ दिया था और इसी वजह से इतना डिफरेंस आया है और इतना बदलाव आया है। जब हाउसिंग प्राइस कम नहीं हुए तो लोग मॉर्गेज में डिफॉल्ट करने लगे थे। डिफॉल्ट केस बढ़ने की वजह से बैंक ने लोन देना ही बंद कर दिया था। लोन ना मिलने की वजह से लोगों के घर नहीं बिक पा रहे थे, लोग घरों को खरीद नहीं पा रहे थे। ऑथर कहते हैं कि जब हम इकोनॉमी, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट में ग्रोथ की बात करते हैं तो हम सिर्फ टेंजिबल चीजों की बात करते हैं, यानी उन चीजों को जिनको हम टच कर सकते हैं, जैसे बड़ी कार, बड़ी बिल्डिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हमें टेंजिबल चीजों के बारे में बताकर ये कहा जाता है कि हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। हमें यही स्टोरी बता दी जाती है कि इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज्यादा है। एक्चुअली ये पूरी दुनिया ही स्टोरी ड्रिवन है। आप यहाँ पर कुछ भी बता दें, लोग यकीन कर लेते हैं, उससे कुछ नहीं करते हैं। गवर्नमेंट कह देती है कि हमने ये डेवलप किया, इकोनॉमी में ग्रोथ हुई एक्सेट्रा, लेकिन रियलिटी में स्टोरी अलग होती है। जब आप इस स्टोरी ड्रिवन वर्ल्ड में अपने पैसे को मैनेज करना चाहते हैं तो आपको दो बातें ध्यान में रखनी होंगी। पहली यह है कि जब आप किसी चीज को सच मानने लगते हैं तो आप उस सच के सच होने को, ऑड को ओवर एस्टिमेट करने लग जाते हैं, यानी आप उस सच को फिक्स्ड मान लेते हैं। आपको उसके अलावा दूसरे किसी सच पर यकीन नहीं होता है। ऑथर इस बात को हमें एक एग्जाम्पल देकर समझाते हैं कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं और आपसे ये कहा जाए कि शहर के बाहर एक बाबा रहते हैं जो किसी भी बीमारी का इलाज कर लेते हैं, तो आप उस बाबा के पास जाते हैं और अपनी बीमारी का इलाज कराने लग जाते हैं। अगर आपके पास पैसा होता तो आप किसी बड़े हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज करा लेते हैं। यानी इससे ये प्रूफ होता है कि जब आपके पास पैसे नहीं होते और आप बीमार हो जाते हैं तो आप किसी भी बात को सच मान लेते हैं। दूसरी चीज यह है कि जब हमें दुनिया के बारे में इनकम्प्लीट व्यू मिलता है तो हम खुद से ही उस व्यू को कंप्लीट करने लग जाते हैं। हम खुद का नैरेटिव बनाकर उस गैप को फिल करने लग जाते हैं। अगर ऐसा होता है कि जब आप किसी को कोई बात बताते हैं तो वह इंसान जब किसी और को आपकी बात बताता है तो उसमें वो अपना नैरेटिव डाल देता है या एक दो चीजें अपनी तरफ से भी ऐड कर लेता है। इस बात को ऑथर हमें एग्जाम्पल देकर समझाते हैं कि जब हम छोटे थे और हमारी दादी नानी हमें भूतों की कहानियां सुनाती थी
और उन कहानियों को जब हम अपने दोस्तों को सुनाया करते थे तो उसमें हम कुछ अपना भी इनपुट डाल देते थे ताकि हमारे दोस्तों को हमसे ज्यादा डर लगे। हम ह्यूमंस का माइंडसेट ही ऐसा होता है, जब हम किसी स्टोरी से सेटिस्फाई नहीं होते तो हमें इनकम्प्लीट सी लगती है, तो उसे कंप्लीट या इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसमें अपना नैरेटिव डाल देते हैं। ऐसा करके हमारे माइंड को सेटिस्फेक्शन मिलता है। हम सबको यही लगता है कि हम जो अपने आसपास देख रहे हैं वही सच है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि अंदर की स्टोरी अलग है। हमें जो हायर अथॉरिटी बोल देती है हम वही मान लेते हैं। बात जब पैसे की हो तो आपको सबकी बात नहीं माननी होती, आपको खुद रियलिटी का पता लगाना होता है। आपको अपने इन्वेस्टमेंट की सच्चाई को जानना होता है, क्योंकि जब तक आप इस सच्चाई को नहीं जानेंगे तो आपको इस बड़ी सी मार्केट में कोई भी बेवकूफ बना सकता है। ऑल टुगेदर नाउ कन्फेशन। हम आपको नहीं जानते और आप हमें नहीं जानते हैं। आपको अपने पैसों के साथ क्या करना है ये आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। अपने पैसे के आप खुद मालिक हैं। आप चाहे इसे सेव करके रखें या फिर इसका इन्वेस्टमेंट कर दें। यहाँ पर हम सिर्फ आपको रिकमेंड कर सकते हैं और पैसों की साइकोलॉजी ही बता सकते हैं। बाकी चीजें आपको ही करनी और कैसे करनी है ये भी आपको ही डिसाइड करना होगा। हम आपको बस यही बता सकते हैं कि ये दुनिया बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और रिस्क एंड लक दोनों से ही चलती है। आपको लक और रिस्क दोनों की ही ताकत को अच्छी तरह से समझना होगा कि कोई चीज आपको लक से मिल सकती है और कोई चीज आपको रिस्क से। आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि जितना कम आपके अंदर ईगो होगा उतना ही आप पैसे को अपनी ओर अट्रैक्ट करते जाएंगे। पैसे की ये खासियत होती है कि ये उनके पास ही हमेशा टिका रहता है जो हम्बल होते हैं और जिनके अंदर ह्यूमिलिटी होती है। इसके साथ आपको भी ये ध्यान रखना होगा कि आपको अपने पैसे इस तरह से मैनेज कर दें कि आप रात में सुकून से सो सकें। आपको पैसे इस तरह से कमाने हैं कि आपको नींद अच्छी आए। ऑथर कहते हैं कि अगर इन्वेस्टमेंट में कोई चीज आपके फेवर में नहीं जा रही है तो उससे परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप हर बार जीत सकते हैं, कभी कभी आपको हार को भी गले लगाना होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास पैसा बना रहे तो आपके पास जितना पैसा है आप उसी में खुश रहना सीखें। जब आप अपने पैसे से खुश रहेंगे तो पैसे आपके पास खुद ब खुद आएंगे। पैसे का इस्तेमाल आप टाइम को कंट्रोल करने में लगाएं, यानी पैसे से अपनी लाइफ को कंट्रोल करना सीखें। पैसे कमाने का मजा तभी है जब आप अपने हिसाब से चीजों को कर सकें, अपने मन के मुताबिक अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें। लोगों के साथ अच्छा बिहेव करने की कोशिश करें, क्योंकि लोग आपकी मटेरियलिस्टिक चीजों से ज्यादा दिन तक इम्प्रेस नहीं रहते। जो लोग ज्यादा शो ऑफ करते हैं पैसा उनके पास ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाता। पैसों का इस्तेमाल कभी भी शो ऑफ करने के लिए ना करें। जितना हो सके अपने पैसे को बचाएं, क्योंकि आज अगर आप पैसे को बचाएंगे तो कल यही पैसा आपको भी बचाएगा। अपनी कार के लिए या अपने घर के लिए बचाना अच्छी बात है, लेकिन खुद के लिए भी आपको पैसे बचाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसी भी इमरजेंसी आ जाती है जहां पर आपका बचाया हुआ पैसा बहुत काम आ जाता है। अपने लिए कॉस्ट ऑफ सक्सेस को डिफाइन करें और उसके लिए पे करने के लिए रेडी रहें, क्योंकि हमें कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती है, हमें हर चीज के लिए पे करना पड़ता है। साथ ही साथ आपको रिस्क लेने से भी नहीं घबराना चाहिए। जहां आपको लगता है कि रिस्क लेना वर्थ इट है या रिस्क का असर आप पर ज्यादा नहीं होगा तो रिस्क लेने से घबराए नहीं, क्योंकि रिस्क बाद में आपको पे जरूर करेगा। अपने गेम को डिफाइन करें, यानी लोगों को ये बताएं कि आप क्या हैं और आपकी वैल्यू क्या है और पैसे को लेकर आपकी सोच क्या है। और आपको ये मेक श्योर करना होगा कि आपके एक्शन से दूसरे लोग इन्फ्लुएंस्ड ना हो। दूसरे के डिसीजन की रिस्पेक्ट करें, स्पेशली फाइनेंस में, क्योंकि हर इंसान के अपने अलग अलग फाइनेंशियल गोल होते हैं और अलग अलग अप्रोच भी होती हैं, और उसी गोल और अप्रोच से एक इंसान अपना डिसीजन बना लेता है। आप वही करें जो आपके लिए फाइनेंशियली वर्क करता है। आपको ये जानना होगा कि आपकी फैमिली सेविंग के बारे में क्या सोचती है। आप अपनी फैमिली से अपने सेविंग प्लान के बारे में डिस्कस कर सकते हैं और उन्हें ये बता सकते हैं कि सेविंग करना कितना जरूरी है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप अपनी वाइफ के साथ मिलकर भी सेविंग कर सकते हैं और उन्हें इंडिविजुअली सेविंग करने के लिए भी मोटिवेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप किस चीज के लिए सेविंग कर रहे हैं इसका भी आपको टारगेट बनाना होगा। आप घर के लिए सेविंग कर रहे हैं
या फिर कार खरीदने के लिए सेविंग कर रहे हैं या किसी जगह हॉलीडे मनाने की सेविंग कर रहे हैं, ये आपको अपने घर वालों के साथ डिस्कस करना होगा। जब आप अपने घर वालों के साथ अपनी सेविंग के प्लान को डिस्कस करेंगे तो आप और ज्यादा मोटिवेटेड फील करेंगे। दूसरी चीज ये है कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में भी अपने घर वालों को बताना होगा और उनसे ये डिस्कस करना होगा कि आप किस चीज में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपके लिए ये जानना जरूरी है कि आपके घर वाले इन्वेस्टिंग के बारे में क्या सोचते हैं। आपको अपने घर वालों को स्टॉक मार्केट के बारे में बताना होगा और उन्हें यह समझाना होगा कि अगर स्टॉक मार्केट में आपको नॉलेज है तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। आपको अपनी वाइफ या फिर अपने पेरेंट्स को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए मोटिवेट करना चाहिए। ऑथर आगे कहते हैं कि आपको स्ट्रांगली अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम पर वर्क करना चाहिए। हमारा जो भी फाइनेंशियल गोल है उसकी तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ाना चाहिए और हमारा ये कदम सही डायरेक्शन में तभी बढ़ेगा जब हम साइकोलॉजी ऑफ मनी को समझ जाएंगे और अपने दिमाग में पूरी तरह से इसे बसा लेंगे।